देखो पहला क्वेश्चन क्या है, अब बुक नहीं है तुम्हारे पास तो सुन लो, ग्रुप में फोटो भेज देना इसकी, तेरे पास है ना बुक, पढ़ने की नीयत होनी चाहिए बस। बुक है या नहीं है उससे क्या फ़र्क पड़ता है, आजकल तो ऑनलाइन सब कुछ ही अवेलेबल है, RD शर्मा की बुक भी मिल जाएगी ऑनलाइन, इतना कुछ नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस हैज़ ए यूनिक सॉल्यूशन। क्वेश्चन दे रखा है kx माइनस वाई इक्वल टू 2, 6x माइनस 2y इक्वल टू 3। कह रहा है k की वैल्यू बताओ और सिस्टम का कैसा होना चाहिए, यूनिक सॉल्यूशन। तो थर्ड चैप्टर में मैं रिकॉल करा देता हूँ, यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन होती है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन तो पता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, इसको बोलते हैं सिस्टम, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, दो लीनियर इक्वेशन। उसमें अगर हम कोफिशिएंट्स कंपेयर करें a1 a2 b1 b2 c1 c2 और a1 बाई a2 वैल्यू निकाल लें, b1 बाई b2 वैल्यू निकाल लें और c1 बाय c2 वैल्यू निकाल लें, तो यूनिक सॉल्यूशन यानी एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, इसको कंसिस्टेंट सॉल्यूशन भी कहते हैं। इस केस में ये दोनों इक्वल नहीं होते, ठीक है। और अगर हम कहें कि, और ये क्या दिखाता है ग्राफ के ऊपर, इंटरसेक्टिंग लाइंस, दो लाइन दिखाएगा और वो लाइनें कैसी होंगी, आपस में एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी। तो ये क्वेश्चन किसी भी तरीके से दिया जा सकता है कि बताओ k की वैल्यू फॉर विच द सिस्टम रिप्रेजेंट्स इंटरसेक्टिंग लाइंस, द सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम इज यूनिक। अब इसी तरह से अगर हमारे पास इनकंसिस्टेंट सिस्टम है, ये तो कंसिस्टेंट होगा, अब इनकंसिस्टेंट सिस्टम है अगर हमारे पास, तो उस केस में हमारा सॉल्यूशन आता है नो सॉल्यूशन, और लाइंस कैसी होती हैं, पैरेलल लाइंस होती हैं, और उसकी कंडीशन a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1, ये थर्ड वाला मेंबर इक्वल नहीं होना चाहिए। और इसी तरह से हमारा कंसिस्टेंट सॉल्यूशन के दो पार्ट होते हैं, यूनिक होता है और इनफाइनाइट मैनी। अगर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होता है तो कैसी लाइंस होती हैं, कोइंसिडेंट लाइंस बनती हैं, मतलब दोनों लाइनें एक के ऊपर ही होती हैं, एक ही लाइन दूसरी लाइन के ऊपर हाइड कर जाती है। तो इस केस में तीनों की रेशो सेम होनी चाहिए, a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2। इस केस में जो हमारा सिस्टम बनता है वो डिपेंडेंट सिस्टम होता है, इस केस में जो सिस्टम बनता है वो कैसा बनता है, डिपेंडेंट, और इस केस में कैसा बनता है, इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो कई बार वो डिपेंडेंट सिस्टम के नाम से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो रेशो इक्वल होनी चाहिए तीनों। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इसका यूनिक सॉल्यूशन करना है। यूनिक सॉल्यूशन में a1 क्या है k और a2 कितना है 6, ये इक्वल नहीं होना चाहिए, b1 की वैल्यू -1 और b2 की वैल्यू -2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो k बाई 6 इज नॉट इक्वल टू 1 बाई 2, 2 3 ज़ा 6, 3 को क्रॉस ले जाओ, नॉट इक्वल तो चल ही रहा है, तो क्या आंसर आ गया, k इज नॉट इक्वल टू 3, यानी कि फॉर एवरी रियल वैल्यू ऑफ k एक्सेप्ट 3। तो हमारा आंसर आ जाएगा, इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं, नॉट इक्वल टू 3, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे, कोई दिक्कत किसी को। सेकंड क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम दिस एंड दिस हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहा है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, 4x प्लस ky इक्वल टू 10। तो k की वैल्यू बतानी है जिसके लिए सॉल्यूशन कैसा होगा, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट में रेशो सेम हो जाएगी, तो 2/4 की रेशो किसके इक्वल होगी, 3/k इक्वल टू -5/-10, लिख कर क्या करोगे, वही बनना है, तो 1/2 क्रॉस कर लेंगे तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6, तो हमारा आंसर आ जाएगा 6, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं RD को, MCQ में क्वेश्चन कह रहा है द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम दिस एंड दिस हैज़ नो सॉल्यूशन। अब ये नो सॉल्यूशन कह रहा है, तो x प्लस, पहले में यूनिक का था, दूसरे में इनफाइनाइट मैनी और तीसरे में नो सॉल्यूशन, तो x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन है 5x प्लस ky प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो क्या होता है, पहले दो इक्वल होते हैं और तीसरे वाला नॉट इक्वल। पहले दो में क्या रेशो बनेगी, 1/5, इसकी 2 डिवाइड बाई k, इट इज़ इक्वल बट इट इज़ नॉट इक्वल टू -3/7, वो तो आएगा भी नहीं इक्वल। अब यहाँ से क्रॉस कर दो तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 10, तो हमारा आंसर आ गया k इज इक्वल टू 10 के लिए इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन, 10 आंसर आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम दिस एंड दिस हैज ए नॉन जीरो सॉल्यूशन। 3x
प्लस 5y इज इक्वल टू 0 और kx प्लस 10y इज इक्वल टू 0, और उसने बोला है इसका सोल्यूशन कैसा होना चाहिए, k की वैल्यू बतानी है, इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए, नॉन जीरो सोल्यूशन। नॉन जीरो सोल्यूशन का मतलब है कि x और y दोनों की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। नॉन जीरो सोल्यूशन का मतलब ये होना चाहिए, ये है कि x की वैल्यू भी जीरो नहीं होगी और y की भी जीरो नहीं होगी। अगर x और y दोनों की वैल्यू जीरो हुई तब तो इसका सोल्यूशन है ही जीरो, जीरो तो सोल्यूशन है ही, x जीरो डालो y जीरो डालो, जीरो प्लस जीरो जीरो सेटिस्फाई कर रहा है, जीरो प्लस जीरो सेटिस्फाई कर रहा है, तो जीरो सोल्यूशन नहीं होना चाहिए, जीरो को छोड़कर इसका कोई सोल्यूशन होना चाहिए। इसका मतलब ये होगा जो हमारा सोल्यूशन है वो कैसा सोल्यूशन होना चाहिए, यूनिक सोल्यूशन होना चाहिए। यूनिक होना चाहिए या इनफाइनाइट मैनी होना चाहिए, इनफाइनाइट मैनी होना चाहिए। इनफाइनाइट मैनी क्यों होगा, या तो लीनियर इक्वेशन में एक सॉल्यूशन होगा या फिर एक से ज़्यादा होंगे तो इनफाइनाइट होंगे। कभी भी दो सॉल्यूशन तीन सॉल्यूशन नहीं हो सकते। दो लाइनों के बीच में या तो वो इंटरसेक्ट होती हैं या फिर वो लाइनें पैरेलल होती हैं या फिर वो लाइन कैसी हो जाती हैं, कोइंसाइड। कोइंसाइड होंगी तो दूसरी लाइन इसी के ऊपर आ गई। इसमें कितने सॉल्यूशन होंगे, एक। इसमें कितने सॉल्यूशन होंगे, जीरो होगा ही नहीं। इसमें कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट। इसका एक सॉल्यूशन तो पता ही है ना, x की वैल्यू जीरो और y की वैल्यू जीरो, एक सॉल्यूशन तो इसका है ही ऑलरेडी, और वो हमसे मांग रहा है कि इसका नॉन जीरो सॉल्यूशन होना चाहिए, मतलब और सॉल्यूशन होना चाहिए। नॉन जीरो सॉल्यूशन का मतलब एक सॉल्यूशन और होना चाहिए कम से कम जिसमें x और y दोनों जीरो ना हो। एक सॉल्यूशन जीरो जीरो है और एक सॉल्यूशन और जिसमें x और y जीरो जीरो नहीं है, तो दो तो हो गए, दो हो गए तो फिर कितने ही होंगे, इनफाइनाइट, क्योंकि दो तो हो नहीं सकते, या तो इनफाइनाइट होंगे या तो एक होगा। इसका समझ में आ गई बात या नहीं आई। इसका मतलब क्या होगा कि रेशो सेम होगी, तो 3/k किसके इक्वल हो जाएगा, 5/10 के। बस C1 C2 नहीं लेना आपने, तो यहाँ से क्रॉस करोगे कितने वैल्यू आ जाएगी, 30 = 5k, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। तो इसका आंसर होना चाहिए 6। क्या ऑप्शन है, 6 ऑप्शन है इसका, C आंसर होगा, ठीक है, C ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन है 2x + 3y = 7 और a + bx 2a - by = 21। उसने कहा इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, तो a b की वैल्यू बतानी है। अब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है तो एनसीईआरटी क्वेश्चन की तरह कर लो। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है तो 2 / a + b किसके इक्वल आ जाएगा, 3/a 2a - b = -7/, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओगे तो माइनस आ जाएगा, a1/a2 b1/b2 c1/c2 की रेशो सेम होगी। सॉल्व कर लोगे, करके दिखाऊं, a और b में दो इक्वेशनें बनेंगी, आंसर आ जाएगा। लेकिन ये तो सिंपल मेथड हो गया। अब मान लो आपके अगर पेपर में एक क्वेश्चन आ रहा है और एमसीक्यू में आ रहा है तो ऐसे नहीं करना चाहिए। ऑप्शन तो दे ही रखे होंगे, तो जो ऑप्शंस दे रखे हैं उनके अंदर से वैल्यू पुट करके देख लेंगे कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। कैसे ऑप्शंस पुट करेंगे वैल्यू, जैसे फर्स्ट ऑप्शन में a और b, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 5 है। दूसरे में a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 1 है। तीसरे में -1 है और 5 है, और चौथे में 5 और -1 है। ये ऑप्शन दे रखे हैं क्वेश्चन में। बुक में कुछ करा रहा हूँ क्या मैं इसमें से, बुक में से बंद कर दो उसको। फिर a 1 है और b 5 है, ये ऑप्शंस दे रखे हैं। तो अब क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं। फर्स्ट तो है ही हमारे पास, अगर a को 1 और b को 5 पुट करें तो क्या बनेगी इक्वेशन, 1 + 5 6, 2 × 1 2 माइनस का 5 छोड़ दो क्योंकि रेशो सेम ही नहीं आएगी। ये लेकर देखते हैं, a को 5 b को 1, 5 और 1 6, a को 5 तो 10, b को 1, 10 - 1 9 = 21। सही है। 2 और 6 1/3, 3 और 9 1/3, 7 और 21, तो रेशो क्या आ गई, सेम आ गई। इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, बी। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस खत्म, बी आ गया आंसर। जो सेटिस्फाई करता है वो आंसर आ गया, तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। एमसीक्यू अप्रोच इसी को कहते हैं। अब इसके बाद है सिक्स्थ क्वेश्चन, वो कह रहे हैं द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 3x + y = 1, और दूसरी इक्वेशन है 2k - 1 × x + k - 1 × y = 2k + 1 इज इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का क्या मतलब बताया था, पैरेलल लाइंस, मतलब नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन में क्या होता है, a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो जनरल मेथड से तो कर ही लोगे, सिंपल एनसीईआरटी क्वेश्चन, लेकिन हम ऑप्शन पुट करके देख लेते हैं।
उसने बोला है के की वैल्यू बतानी है 1 0 -1 2, के की वैल्यू 1 0 -1 2, इनमें से क्या रखें, 1 रख कर देखते हैं। तो 2 - 1 यहाँ 1 रखा तो 2 - 1 इज 1, x 2 - 1 1, मतलब 1 - 1 0 0 बाई, तो ये तो हो नहीं सकता, रेशो सेम नहीं आएगी, तो ये तो नहीं हो सकता। 0 रख कर देखें तो -x 0 -y, ये भी रेशो सेम नहीं आ रही, ये भी नहीं हो सकता। -1 रख कर देखें तो माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस का 3 और माइनस माइनस का 2, ये भी रेशो सेम नहीं आ रही, तो 2 ही ऑप्शन हो सकता है। 2 रख कर देखते हैं, 2 2 ज़ा 4 - 1 3x, 2 - 1 1 यानी कि y, और यहाँ 2 2 ज़ा 4 + 1 5, तो ये दोनों इक्वेशंस का जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, नो सोल्यूशन होगा। a1/a2 b1/b2, 3/3 और 1/1, रेशो सेम आ रही है, इज नॉट इक्वल टू -5/-1, यानी कि 5/1 के इक्वल नहीं है, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 2, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन है ax + by = c दिया है और lx + my = n दिया है और am b l के इक्वल नहीं है, तो वो कह रहा है कि इसका क्या सोल्यूशन होगा। देखते हैं सॉल्यूशन चेक करने के लिए a1/a2 और b1/b2 की रेशो क्या बनती है। a1/a2 की रेशो बनती है a/l और b1/b2 की रेशो बनती है b/m। अब ये दोनों रेशो इक्वल हो सकते हैं या इक्वल नहीं हो सकती, दो केस होंगे। अगर तो ये रेशो इक्वल होती हैं फिर देखेंगे कि थर्ड वाले के इक्वल होती है या थर्ड वाले के इक्वल नहीं होती। थर्ड वाले के इक्वल हो गई तो इनफाइनाइट वैल्यू, और इक्वल नहीं हुई तो नो सॉल्यूशन, और अगर ये दोनों इक्वल नहीं हुई तो यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। पहले सारा साफ हो गया जो पढ़ रखा तूने, a/l और b/m। अब क्वेश्चन में यही इस l को डिवाइड में ले आए, ये जो l मल्टीप्लाइड में था इसको डिवाइड में ले गए और m को डिवाइड में ले आए, और बीच में तो हमें क्वेश्चन में ये चीज़ गिवन है, ये चीज़ गिवन थी, इसका मतलब दोनों इक्वल नहीं है, तो कैसा सॉल्यूशन आएगा, यूनिक सॉल्यूशन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th। किसी को तकलीफ हो कुछ पूछना हो तो पूछ लेना साथ साथ, इससे ज़्यादा फेवर क्या करूँगा मैं। एनसीईआरटी करा दी, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करवा दी, असाइनमेंट भी करवा दी, आरडी शर्मा भी करवा रहा हूँ अब। 8th, इफ द सिस्टम ऑफ, पर चीटिंग करके मत देना आप कल पेपर, कोई भी अपना ईमानदारी से देना। 2x + 3y = 7 और दूसरा क्या है 2ax + a + b × y = 28। उसने कहा ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इसके कितने सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। तो बताओ क्या कंडीशन होगी, a = 2b, b = 2a, ऑप्शन दिए हैं उसने, a + 2b = 0, 2a + b = 0, इन चारों में से ऑप्शन देखना है। रख कर देखते हैं, a की वैल्यू 2b अगर यहाँ रख दें तो क्या बनेगा 4bx, यहाँ पर रखें तो क्या बनेगा 3by = तो 2 डिवाइड बाय 4b रेशो देखें तो, और 3 डिवाइड बाय 3b = माइनस का 7 बाय माइनस का 28, माइनस से माइनस कैंसिल, 1/4 आना चाहिए। यहाँ पर 1/4 तो आ नहीं रहा दोनों में, ये कितना बन रहा है 1/2b, 1/2b = 1/4 होगा, तो क्रॉस करेंगे तो b की वैल्यू कितनी होगी 2, 3 से 3 कैंसिल करेंगे तो 1/b यानी 1/2, तो ये 1/4 होगा, ये 1/4, पर ये तो 1/2 हो जाएगा, इसका मतलब ये रिलेशन तो सही नहीं होगा। अब दूसरा देखते हैं, b की वैल्यू कितनी 2a, अगर b की वैल्यू 2a डाल दें तो सारा आंसर किस में लिख लेते हैं हम, a में लिख लेते हैं। तो 2ax + b की वैल्यू 2a डालें तो कितना हो जाएगा 3ay = 28। अब रेशो बनाओगे तो 2/2a की रेशो, 3/3a की रेशो = 1/4 कर दो, -7 बाय -28, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यानी कि 1/a = 1/4, तो डेफिनेटली a की वैल्यू कितनी ले लेंगे हम 4, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, तो a और b की वैल्यू भी निकाल ली हमने और ये रिलेशन भी सही आ गया और ये बन भी गया। अब यहाँ पर ये वाला भी पुट करके देख लेना, सेटिस्फाई नहीं करेगा। आया समझ में कोई दिक्कत, तो आंसर इज बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 9th क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन है,
द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम x प्लस 2y इक्वल टू 5। निपुण तेरे पास यही है ना बुक, सेम क्वेश्चन, आगे पीछे तो नहीं है, यही है ना? एक बार आंसर साथ साथ मैच करता रहियो। किए थे क्या अभी तक मैच? मतलब ठीक है ना, एक बार मैच करता रहियो जो बुक में दे रखे हैं उससे। कोई दिक्कत हो तो बता देना। x प्लस 2y इक्वल टू 5 और 3x प्लस ky इक्वल प्लस 15 इक्वल टू 0। इसका बोला इसने नो सॉल्यूशन, तो k की वैल्यू बताओ। अगर इसका सॉल्यूशन है नो सॉल्यूशन तो a1 बाई a2 इज इक्वल टू होगा b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1, वो तो है ही नहीं, -1/3 के इक्वल तो आएगा भी नहीं, तो क्रॉस कर दो इसको। तो k की वैल्यू कितनी आ गई? 6। तो इसका आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। 10th क्वेश्चन है 2x माइन, एग्जाम्पलर लाए हो, मैंने बोला था ना एग्जाम्पलर लाने का है एग्जाम्पलर। तो a प्लस बी इंटू एक्स माइनस ए प्लस बी माइनस 3 इंटू वाई इक्वल टू 4a प्लस बी। वो कह रहा है ये दोनों रिप्रेजेंट कर रही हैं कोइंसिडेंट लाइंस को, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो a और b किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे? a प्लस 5b इक्वल टू 0, 5, ऐसा असाइनमेंट में भी था क्वेश्चन, a माइनस 5b इज इक्वल टू 0, 5a माइनस बी इज इक्वल टू 0। इन चारों में से कौन से ऑप्शन को सेटिस्फाई करेंगे? सेम ही है जो बी किया था। लास्ट ऑप्शन लेकर देखते हैं, b की वैल्यू कितनी आ रही है लास्ट ऑप्शन में? 5a, b की वैल्यू 5 पुट करते हैं। 2x माइनस 3y इक्वल टू 7 फर्स्ट है, सेकेंड इक्वेशन, b की वैल्यू 5 है, जब यहाँ पुट करोगे तो 6a हो जाएगा, और 5a प्लस a 6a माइनस 3 इंटू वाई, और b की वैल्यू 5a, तो कितना आ जाएगा? 5a और 4a, तो 9a आ जाएगा। तो अब रेशो देखें तो क्या बनेगी रेशो? 2 डिवाइड बाई 6a, और वहाँ से क्या बनेगी? 7 डिवाइड बाई 9a, माइनस माइनस कट ही जाएगा, यहाँ से भी माइनस माइनस कट जाएगा, तो क्या बनेगा? 3 बाई 6a माइनस 3। यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें तो a की वैल्यू सेम निकलनी चाहिए अगर ये आंसर है तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन जाएगा? 12a माइनस का 6, और यहाँ से कितना आ जाएगा? 18a। तो ये 18a माइनस आ गया 6a माइनस का, और 6 इधर चला गया, तो a की वैल्यू कितनी आ गई? -1। a की वैल्यू -1 आ गई, तो b की वैल्यू -5 आ गई। अब a की वैल्यू -5 डालकर देखो, तीनों बराबर आए हैं ये वाले, माइनस a की वैल्यू -1, तो 2 बाई -1 कितना बना? -1/3। a की वैल्यू -1 डालेंगे तो -3 बाई 9, -3 बाई -9, अगेन वही बन गया माइनस का 1/3, और a की वैल्यू -1 डालें तो 7 बाई 9 विद नेगेटिव, तो इक्वल नहीं आया, तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। ये चेक कर लेते हैं, a की वैल्यू कितनी? 5b। अगर a की वैल्यू 5b रख दें तो अब क्या करेंगे? 2x माइनस का 3y इक्वल टू 7, a की वैल्यू 5b, तो 6b हो गया, a की वैल्यू 5b, तो 6b माइनस 3 इंटू वाई, a की वैल्यू 5b, कितना आ गया? 21b। अब सही हो गया, ये तो सेम ही है, बस एक ही जगह b लिखे हुए हैं, वहाँ 7 बाई 21 1/3 बन जाएगा, तो 2 डिवाइड बाई 6b, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 बाई 6b माइनस 3, और माइनस से माइनस कैंसिल होने के बाद 7 बाई 21b, यानी ये कितना बना? 1/3b, ये भी कितना बन गया? 1/3b। इसमें से कॉमन निकाल ले तो क्या आएगा? 3 से कैंसिल करने के बाद क्या बचेगा? 2b माइनस 1। अब दोनों से सॉल्व करो, तो इन दोनों से तो कुछ सॉल्व हो गया आएगा नहीं, 1 इक्वल टू 1 ट्री हुई है। यहाँ से सॉल्व करें तो 2b माइनस 1 किसके इक्वल आएगा? 3b के, -1 प्लस में आ गया, ये इधर आ गया, तो b की वैल्यू कितनी आ गई? -1। अब -1 डाल दो, -1/3, -1/3 -3 आएगा ना, तो 1/-3, वही -1/3, तो तीनों इक्वल आ गए, तो b की -1 वैल्यू के लिए, यानी हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन, a माइनस 5b इज इक्वल टू 0, यानी a की वैल्यू आ जाएगी 5b, और b था -1, तो a की वैल्यू कितनी आ गई? -5। तो अगर ये पूछ ले और b की वैल्यू है तो क्या वैल्यू आएंगी? a -5 और b -1। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा है क्वेश्चन? 11th। If a pair of linear equation in two variable is consistent, then the lines is representing by। अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन कंसिस्टेंट है तो लाइंस कैसी होंगी? यूनिक भी हो सकती हैं या फिर कोइंसिडेंट भी हो सकती हैं।
ठीक है, तो लाइंस इंटरसेक्टिंग हो सकती हैं और कोइंसिडेंट हो सकती हैं, तो इसका डी ऑप्शन आ जाएगा, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट। 12th क्वेश्चन है, एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन, एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन x by a y by b इज इक्वल टू 1 विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, x एक्सिस y एक्सिस के साथ, ये x एक्सिस ये y एक्सिस। तो अब क्या रखो, x को 0 रख लो, तो 0 बाई समथिंग 0, y बाई बी इज इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करके b। अब 0, b पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा, ये डिस्टेंस हमने b ले लिया, तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x पर x 0 और y की वैल्यू b है। और अब y को 0 ले लो, तो x बाई ए इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू a आ जाएगी, y की वैल्यू 0, तो a कोऑर्डिनेट यहाँ ले लो, तो ये पूरा क्या आ जाएगा, ये डिस्टेंस a यूनिट हो गया, तो ये कोऑर्डिनेट x एक्सिस पर आ गया। इन दोनों पॉइंटों से पास होने वाली लाइन ये स्ट्रेट लाइन बन गई, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या है, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। ए और बी की कोई वैल्यू होगी, हमें क्या करना है, अब उसने बोला है इस लाइन का एरिया बताना है कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ, तो ये x एक्सिस हो गई, ये y एक्सिस हो गई और ये लाइन हो गई। तो हमें इस ट्रायंगल का एरिया बताना है, यह एंगल कितना होता है ओरिजिन पर, 90 डिग्री। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस की वैल्यू ये लेंथ, और ये लेंथ कितनी है a, और हाइट ये परपेंडिकुलर लेंथ b, तो क्या आंसर आ जाएगा, ए बी डिवाइड बाय 2 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, वैसे तो मॉडुलस आएगा इसके ऊपर, एरिया नेगेटिव नहीं होता, ए और बी की वैल्यू कोई नेगेटिव भी हो सकती है, तो ये क्वेश्चन में मिस्टेक है, बट कोई बात नहीं, चलो ए बी बाई 2 ऑप्शन के हिसाब से आंसर आ जाएगा सी, ए बी बाई 2 यूनिट्स। इसके बाद है 13th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। The area of the triangle formed by the line, area of triangle formed by the line y equal to 6, y equal to x, x equal to 6 and y equal to 0। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बताना है। सबसे पहले x इक्वल टू 6 को ड्रॉ करते हैं, तो ये लाइन हो जाएगी, ये पॉइंट अगर 6 है तो ये लाइन क्या हो जाएगी, x इक्वल टू 6। इस लाइन पर x की वैल्यू हमेशा 6 रहेगी, ठीक है, y की वैल्यू चेंज होगी पर x तो फिक्स ही रहेगा। और y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 क्या होता है, x एक्सिस की इक्वेशन को ही y इक्वल टू 0 कहते हैं, और y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y एक्सिस की इक्वेशन होती है x इक्वल टू 0। 9th क्लास की बात है ये तो x एक्सिस की इक्वेशन y इक्वल टू 0 और x इक्वल टू, दो लाइनें हो गई। अब y इक्वल टू x लाइन को ड्रॉ करना है, x को 0 लोगे तो y की वैल्यू भी 0 आएगी, तो एक पॉइंट मिल गया 0,0। x की वैल्यू को 6 लोगे तो y की वैल्यू भी 6 आ जाएगी, तो ये डिस्टेंस 6, तो ये पॉइंट भी 6, तो 6 और 6 ये पॉइंट आ गया, इसका मतलब ये लाइन बन गई y इक्वल टू x की। है कोई दिक्कत, तो ट्रायंगल का एरिया निकालना है, तो ये ट्रायंगल बन गई। इस ट्रायंगल में ये एंगल 90 डिग्री है, ये लेंथ 6 है और ये लेंथ भी 6, ये कोऑर्डिनेट 6 था ना, तो एरिया निकालना है हाफ बेस हाइट, तो हाफ इंटू 6 इंटू 6, तो आंसर कितना आ जाएगा 36 डिवाइड बाई 2, 18 स्क्वायर यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये कौन सा क्वेश्चन था, 13। नेक्स्ट देखते हैं 14। द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है सिस्टम के, 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, 4x प्लस ky इक्वल टू 10, तो k की वैल्यू बतानी है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, 2/4 इज इक्वल टू क्या आएगा, 3/k इज इक्वल टू -5/-10, यानी कि 1/2, यहाँ से भी 1/2 आ रहा है, तो क्रॉस करोगे तो k की वैल्यू कितनी आ गई 6, तो ऑप्शन आ जाएगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15th क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन है द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन है। kx माइनस 5y इज इक्वल टू 2, 6x प्लस 2y इक्वल टू 7। अगर नो सॉल्यूशन है तो k/6 और -5/2 ये दोनों क्या होने चाहिए, नॉट इक्वल या इक्वल होने चाहिए। ब्लैंक हो गया है क्या नो सॉल्यूशन में, तुम अभी ब्लैंक हो गए पेपर में क्या करके आओगे। नो सॉल्यूशन में क्या कंडीशन होती है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ध्यान तो है नहीं पढ़ने में। 3 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, तो आंसर आ जाएगा -15। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय लाइन x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू y। x इक्वल टू 3,
y इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू वाई। तो x इक्वल टू 3 की लाइन बनेगी ये, y इक्वल टू 4 की लाइन बनेगी, ये वाली लाइन, ये 0.4 है तो y इक्वल टू 4, ये तो पता होगा ना, बनाना आता होगा 9th क्लास से भी। x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 4, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना ये लाइन बनाने में। और x इक्वल टू वाई, एक्स इक्वल टू वाई की लाइन बनानी है। अब 0 लोगे तो 0.0 ही आएगा, x की वैल्यू 3 लोगे तो y की वैल्यू भी 3 आएगी, तो 3 नीचे होगा। अब कौन सी ट्रायंगल की बात कर रहा है ये, x इक्वल टू वाई। अब ये बात कर रहा है x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 4 और इस लाइन से जो ट्रायंगल बाउंड हुई है, ठीक है, ये लाइन कौन सी हो जाएगी, x इक्वल टू 3 वाली। ये लाइन क्या हो जाएगी, y इक्वल टू 4, और ये लाइन क्या हो जाएगी, x इक्वल टू वाई। तो ट्रायंगल तो ये बाउंड हो रही है, ये थोड़ा ना बाउंड हो रही है ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में तो x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 आ रहा है लाइन, ये थोड़ा ना बोला है उसने। तो इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। राइट एंगल तो है ही यहाँ पर, हाफ बेस हाइट हाफ। अब बेस कितना है, ये वाली लेंथ, और हाइट ये वाली लेंथ है। ये 3 से 4 की तो हाइट हो जाएगी, यानी हाइट कितनी हो जाएगी 1। अब देखना है बेस, ये पॉइंट कहाँ पर होगा, ये अगर यहाँ पर y की वैल्यू 4 है तो x की वैल्यू भी 4 ही होगी, क्योंकि x इक्वल टू वाई था। तो 3 से 4 का जो डिस्टेंस है वो भी इतना हो जाएगा 1। तो 1 इंटू 1 इंटू, तो कितना आंसर आ जाएगा 0.5 या हाफ स्क्वायर यूनिट्स। आया समझ में, आ गया, समझ में नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया निपुण। सेवनटीन्थ में डायग्राम दिया हुआ है। द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस दिस एंड दिस एंड x इक्वल टू 0 इज शोन बाय द फिगर। तो डायग्राम दिया हुआ है, 2 लाइनें बनाई हुई हैं उसने, और उसने पूछा है एरिया बता दो। तो देखो डायग्राम वाइज जो इसकी हाइट आ रही है वो कितनी आ रही है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस P पॉइंट से ओरिजिन x एक्सिस पर देखोगे, x इक्वल टू 0 का मतलब कौन सी लाइन होगी, y एक्सिस होगी। x इक्वल टू 0 का मतलब हो गया y एक्सिस, ठीक है। तो P पॉइंट पर ये जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये डिस्टेंस देख लो 3 यूनिट, तो इसका 3 तो इसकी हाइट आ रही है, ठीक है 3, और 0 से लेकर 4 तक, 4 इसका बेस आ रहा है, तो हाफ इंटू, तो कितना आंसर आ जाए, क्या आ रहा है, अच्छा 5 आ रहा है, ठीक है। वो नीचे -1 पर कट कर रही है तो 5 आ रहा है, तो कितना आंसर आ जाएगा 7.5, 15/2, ठीक है। वाई एक्सिस को नीचे से कट कर रही है ना, ओरिजिन के नीचे से, 1 यूनिट वो होगी और 4 यूनिट वो होगी, तो टोटल 5 यूनिट होगी। नेक्स्ट है 18th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है, x इक्वल टू ए और y इक्वल टू बी सॉल्यूशन दिया हुआ है एक सिस्टम का। x इक्वल टू ए और y इक्वल टू बी सिस्टम का सॉल्यूशन दिया है। सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू 2 एंड x प्लस वाई इक्वल टू 4, ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया, ये 19th कर रहा हूँ मैं, चलो। x इक्वल टू ए एंड y इक्वल टू बी इज द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम दिस एंड दिस, देन द वैल्यू ऑफ a एंड b। a और b की वैल्यू बतानी है, तो a और b की वैल्यू बतानी है। ऑप्शंस देख लें या दोनों को ऐड ही कर लो। 2x इक्वल टू 6, x की वैल्यू 3 आ गई और y की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो आंसर क्या आ जाएगा, a तो 3 आ जाएगा और b कितना आ जाएगा 1। 3 - 1 is 2 and 3 + 1 is 4। नेक्स्ट है, फॉर वट वैल्यू ऑफ k द इक्वेशन रिप्रेजेंट्स कोइंसिडेंट लाइंस। k की क्या कह रहा है, अभी लास्ट में करते हैं। 6x - ky + 16, तो वो कह रहा है कि कोइंसिडेंट लाइंस होंगी, तो इसका मतलब सॉल्यूशन क्या होगा कोइंसिडेंट में, इनफाइनाइट में नहीं। इनफाइनाइट मैनी में क्या होता है, रेशो सेम होती है, तो रेशो हो जाएगी सेम, तो 1/2 1/2 और ये कैंसिल, तो 1/k इज इक्वल टू कितना आ गया 1/2, क्रॉस करेंगे तो k की वैल्यू कितनी आ गई 2। नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन 21st। अरुणा हैज़ ओनली 1 रुपी एंड 2 रुपी कॉइन विद हर टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स शी हैज़ इज 50। उसके पास टोटल 50 कॉइन्स है। मान लो 1 रुपी की x कॉइन है और 2 रुपी के y कॉइन है, तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स हो गए 50। 1 रुपी के कॉइन की तो 1 ही वैल्यू होगी, तो 1 इंटू x रुपये हो जाएंगे, और 2 रुपी के कॉइन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2y। 2 रुपीज़ का एक कॉइन है, y कॉइन है। टोटल मनी कितनी है उसके पास
75। बताओ कितने कितने कॉइन है? तो ऑप्शन से देख लेते हैं, 35 और 15। 35 यहाँ, 15 यहाँ, ठीक है 50 हो गया। 35 यहाँ, 15 टू जा 30, 35 और 30 65 होता है, तो ऑप्शन ये गलत है फिर। 35 और 20, 35 प्लस 20 55 हो जाएगा, यहाँ तो 50 या तो वैसे ही गलत है। 15 और 35, अगर यहाँ 15 है और यहाँ 35 है तो 15 और 35 50, 15 यहाँ, 35 टू जा 70, 70 प्लस 15 85, यहाँ 75 है, ये भी नहीं होगा, तो लास्ट ऑप्शन सही आ जाएगा 25 25। 25 1 रुपये वाले हैं, 25 2 रुपये वाले हैं। 25 प्लस 25 50, 25 और 25 टू जा 50, टोटल कितना बन गया 75। तो सॉल्व भी सब्ट्रैक्ट कर दो तब भी आ जाएगा। आंसर रॉन्ग गिवन है, 21 का पर डी आंसर आएगा, इसने बी दे रखा है ना, पर डी आएगा आंसर, ठीक है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन 18th क्वेश्चन है, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। एक 2 डिजिट का नंबर है, मान लो 10x प्लस वाई, नंबर हो जाएगा xy, तो उसमें 2 डिजिट्स का जो डिजिट्स हैं उसके x और y उनका सम 9 है। 27 अगर इस नंबर में ऐड कर दें, यानी कि xy जो नंबर है उसमें 27 ऐड करें तो डिजिट्स रिवर्स हो जाते हैं, यानी डिजिट्स क्या हो जाते हैं yx हो जाते हैं। तो आपको बताना नंबर क्या होगा, 25 होगा, 72 होगा, 63 होगा, 36 होगा। तो 63 चूज़ कर लेते हैं, अगर 36 ले लेते हैं क्योंकि ऐड करना है ना हमने, तो 36 चूज़ कर लेते हैं। 36 में 3 और 6 का सम 9 है, 36 में 27 ऐड करो तो क्या डिजिट रिवर्स हो रहे हैं, 7 और 6 13, 3 और 5 तो हो रहे हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 36। आ गया समझ में? ये तुम्हारा 3rd चैप्टर हो गया डन, MCQ RD शर्मा से। डाउट भी हो गया वो 16th क्वेश्चन, ठीक है। अब 3rd चैप्टर में तुमने 2 डाउट और बोले हैं, चलो 3.5 का 4th क्वेश्चन का 4th पार्ट प्लेसेस वाला है क्या? प्लेसेस वाला क्वेश्चन है या यश कोड वाला है? तो वो प्लेसेस ए एंड बी हाईवे वाला वही बोला है मैंने भी। तो प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट। ये ए प्लेस है और ये बी प्लेस है, और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना दिया है? अपार्ट का मतलब है उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है 100 किलोमीटर। ए और बी 2 प्लेस हो गए, दोनों का जो डिस्टेंस है उनके बीच में वो कितना है 100 किलोमीटर। कोई दिक्कत? अब एक कार ए से स्टार्ट हुई और दूसरी कार कहाँ से स्टार्ट हुई? बी से। दोनों कारें अगर सेम डायरेक्शन में जाएं, दोनों कारें अगर सेम डायरेक्शन में जाएं तो वो 5 आवर्स में मीट कर जाती हैं। वो क्वेश्चन ये कह रहा है, इफ़ दे गो इन सेम डायरेक्शन एट द सेम टाइम। एक ए पर है कार है, एक बी पर है, दोनों में डिस्टेंस 100 किलोमीटर का है। दोनों कारें एक ही डायरेक्शन में जाएं, चाहे डायरेक्शन ये ले लो चाहे ये ले लो, कोई एक डायरेक्शन ले लो, सेम डायरेक्शन पर सेम टाइम पर अगर चलें तो 5 घंटे बाद ये मिल जाएंगी। तो ये कार 5 आवर्स ट्रैवल कर रही है, इस कार को भी 5 आवर्स तक ट्रैवल किया, तो ये इस पॉइंट पर मीट कर गई, यानी कि हाईवे पर एक पॉइंट और ले लिया हमने सी पॉइंट, और दोनों कारें, ये कार यहाँ है और ये कार यहाँ है, तो दोनों कारें एक ही लाइन में आ गई, उसको कहेंगे ये दोनों कारें क्या कर गई? मीट कर गई। किस पॉइंट पर मीट कर गई? सी पॉइंट पर। क्लियर? तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ए से सी का जो डिस्टेंस होगा वो ए से बी के डिस्टेंस और बी से सी के डिस्टेंस का सम होगा। जो ड्राइवर ए से कार चला रहा है वो सी तक जब पहुंच गया होगा तो जो कार वाला ड्राइवर बी वाला ड्राइवर होगा वो भी सी पर ही पहुंचा होगा। तो 5 घंटे इसने भी चलाया, इसने भी चलाया, तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा होगा? जितना इसने ट्रैवल किया होगा उससे 100 ज़्यादा ही ट्रैवल किया होगा जब वो उससे 100 पीछे था, और दोनों एक ही पॉइंट पर मीट कर गए हैं। और वैसे कोलिनियर पॉइंट्स हैं, ऐसे ही देख लो, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी नहीं बनेगा। कोलिनियर पॉइंट नहीं है क्या? ए बी सी एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर आ रहे हैं। अगर मैं ए से बी का डिस्टेंस और बी से सी के डिस्टेंस को सम करूंगा तो ए से सी का डिस्टेंस नहीं दिख रहा? नहीं आया क्या समझ में? ये ए सी की वैल्यू डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस होता है टाइम इनटू स्पीड। अब स्पीड पहली कार की x मान लेते हैं और दूसरी कार की स्पीड y किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं। अब टाइम पता है 5 आवर्स ट्रैवल किया, तो 5x, ए भी तो दे ही रखा था 100, और ये 5y, 5x माइनस का 5y इज इक्वल टू कितना आ गया? तो x माइनस वाई कितना आ गया? इक्वेशन नंबर। कोई प्रॉब्लम? समझ में आ गया? अब वो कहता है अगर वो दोनों एक ही ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करें एक दूसरे की, इसका मतलब ए बी की डायरेक्शन में और बी एक ही डायरेक्शन में, एक दूसरे की ऑपोजिट हो गए, तो वो 1 आवर में मीट कर जाते हैं। तो मान लो कि कोई एक पॉइंट पर वो मीट कर जाते हैं, डी पॉइंट पर मान लो वो मीट कर जाते हैं, यानी कि बी कार वाला यहाँ आ जाता है और ए कार वाला
यहाँ पर, तो दोनों मीट करके एक पॉइंट पर डी पर। इसका मतलब ये हो गया कि दोनों ने 100 मिलकर ट्रैवल करा होगा, तो ए डी प्लस बी डी दैट मस्ट बी इक्वल टू ए बी सेकेंड केस में। और ए बी की वैल्यू कितनी है 100 किलोमीटर, और 1 आवर में मीट कर रहे हैं। तो 1 आवर अगर ए डी है तो एक कार पे जो कार ए से स्टार्ट हो रही है वो 1 किलोमीटर चली है, 1 आवर चली है, और उसकी स्पीड कितनी थी x किलोमीटर, और 1 आवर चली है, तो 1 इंटू एक्स विल बी x, तो डिस्टेंस x होगा। और दूसरे वाले का डिस्टेंस 1 इंटू वाई, वो भी 1 आवर चली है। नहीं आया क्या समझ में? अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 100, दोनों को ऐड करो, 2x आ गया 120, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 60, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 40। इसका मतलब पहली कार जो है वो 60 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है और दूसरी कार 40 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है पर आवर की स्पीड से। तो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 5 आवर्स में 300 ट्रैवल करेगी ए, और ये 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 5 आवर में 200 ट्रैवल करेगी। तो ये 200 चल के यहाँ आ जाएगी और ये 300 से यहाँ आ जाएगी, तो 100 प्लस 200 इक्वल टू 300। ये 60 चले, ये 40, तो टोटल 100 हो गया 1 आवर में, वेरीफाई हो गया। नहीं आया क्या समझ में? बोलो भाई। हाँ मित्रा, डाउट क्लियर हो गया? अब क्या रह गया? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड एमसीक्यू में तो पूछता ही नहीं है वो, बट फिर भी देख लो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या करना होता है, जैसे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, 7x माइनस 9y इक्वल टू -2, ये दो इक्वेशनों को सोल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 2 3 1 2 लिख लो या बी सी ए बी कुछ भी लिख लो, वो आपकी मर्जी है। तो क्या लिखेंगे पहले, इन दोनों लिख लेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब तुम क्या सोच रहे हो, मैं इसकी डेरिवेशन करके दिखाऊंगा कि कहाँ से आया था। तो 2 3 1 2, तो ये यहाँ पर हमने फर्स्ट इक्वेशन का सेकंड वाला कोफिशिएंट लिखना है, 2 का मतलब है बी वाला कोफिशिएंट सेकंड वाला, फिर 3 का मतलब है ये वाला कोफिशिएंट, क्या वैल्यू है उसकी -5, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आते हैं। और फर्स्ट वाला कोफिशिएंट 2 और फिर सेकंड वाला 3। अब इसी तरह से सेकंड में पहले तो लिखेंगे सेकंड वाला कोफिशिएंट -9, फिर लिखेंगे थर्ड वाला तो 2 आ जाएगा, और फिर लिखेंगे फर्स्ट वाला, और फिर अब लिखेंगे x के डिवाइड में, फिर y डिवाइड बाय और 1 डिवाइड बाय, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, तो 3 को 2 से 6। हमें ऊपर जब करते हैं क्रॉस डायगनली तो एक साइन चेंज करना होता है, तो -9 को -5 से +45 साइन चेंज कर देंगे, तो माइनस का, अब इसको इससे, इसको इससे, -5 को 7 से, ये माइनस था ना, और फिर 2 को 2 से 4 हम माइनस कर देंगे, और फिर इसको इससे, इससे इससे -18, तो x के डिवाइड में कितना आ गया -39, y के डिवाइड में कितना आ गया -39, और 1 के डिवाइड में कितना आ गया -39। अब फर्स्ट और लास्ट को कंपेयर कर लो, x बाय दिस और 1 बाय -39, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1। इस तरह से इन दोनों को भी कर लो, तो y की वैल्यू भी कितनी आ गई, और 1 सेटिस्फाई कर रहा है, 2 + 3 5, 7 - 9 -2 हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ये तुम्हारे डाउट्स हो गए। थर्ड चैप्टर कंप्लीट। थर्ड चैप्टर में पहले एक बार एग्जाम्पलर के कराऊँ क्या? चलो एग्जाम्पलर के ही करो। थर्ड चैप्टर के एग्जाम्पलर के भी MCQ क्वेश्चंस हैं, निकालना। RD के और एग्जाम्पलर के MCQ कर लो, वो भी बहुत है। थर्ड चैप्टर में MCQ टाइप क्वेश्चन वैसे कवर हो ही गए जहाँ तक मेरा आइडिया है। बताओ कहाँ कहाँ पर MCQ क्वेश्चन? 3.1 में देखो बहुत सारे क्वेश्चन है। अरुणा वाला तो अभी कर लिया आपने, अरुणा वाला। तो पहला कह रहा है ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशन 6x - 3y + 10 2x मिला क्या 18 पेज नंबर पे। ग्राफिकली फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ 3.1 एक्सरसाइज का। ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशन 6x - 3y + 10 2x - y + 9 = 0। 6/2 कितना हुआ 3/1, और -3/- 1 अगेन 3/1, और 10/9 3/1 इज नॉट इक्वल टू 10/9। तो पहले दो इक्वल आ गए, तीसरे वाला इक्वल नहीं आया, तो पैरेलल लाइंस और नो सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट। तो क्या आंसर आएगा? आंसर इज डी, पैरेलल हो जाएगा। द पेयर ऑफ इक्वेशन x + 2y + 5 -3x - 6y + 1। देखो 1/-3 a1/a2, 2/-6 मतलब -1/3, दोनों इक्वल आ गए पहले दोनों, तीसरे वाला 5/1 इक्वल नहीं आया,
तो अगेन नो सॉल्यूशन, पैरेलल लाइंस, तो उसने बोला है तो डी ऑप्शन आ जाएगा नो सॉल्यूशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, अगर कोई लीनियर इक्वेशन का पेयर कंसिस्टेंट है तो लाइंस कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग या कोइंसिडेंट। आरडी ने इसी में से दे रखे थे ना क्वेश्चंस, तीनों क्वेश्चन यही थे आरडी के अंदर जो किए थे। इसके बाद है द पेयर ऑफ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फोर्थ, द पेयर ऑफ इक्वेशन y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू -7, नो सॉल्यूशन, y इक्वल टू 0 y इक्वल टू -7। जो x एक्सिस होती है उसकी इक्वेशन क्या होती है, क्योंकि उसका हर एक पॉइंट y 0 होता है, और y इक्वल टू -7 क्या होगा, यहाँ पर -7 यूनिट्स, ये लाइन हो जाएगी y इक्वल टू, तो ये दोनों लाइनें कैसी हैं, x एक्सिस के पैरेलल है, नो सॉल्यूशन है। और वो ये भी पूछ सकता है इन द लाइंस आर पैरेलल टू x एक्सिस, नहीं आया समझ में, मेरे को बनाने के लिए दे दे MCQ, 0 नंबर आएंगे, गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर मैं बनाऊँ MCQ तो स्कूल वाले इतना डिफिकल्ट थोड़ा बनाएंगे। लेकिन ये एक्स्ट्रा चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे दोनों किसके पैरेलल होंगी, y एक्सिस के, ठीक होगी बात, x एक्सिस के। कंपेयर करो, ये बात ना 9th क्लास में बताते हैं, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 में अगर कोफिशिएंट ऑफ x a 0 हो जाए तो पैरेलल टू x एक्सिस होती है, परपेंडिकुलर टू, पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है, और परपेंडिकुलर टू y एक्सिस, परपेंडिकुलर भी पूछ सकता है, वो y एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी, और b 0 हो जाए तो किसके पैरेलल हो जाएगी, y एक्सिस के, ठीक है। इसी तरह से अगर x इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 4 का पूछ ले सॉल्यूशन तो क्या आंसर आएगा, नो सॉल्यूशन, ठीक है। लेकिन अगर एक x और एक y दे दे, x 5 y 0, तो सॉल्यूशन क्या आएगा, यूनिक, और यूनिक सॉल्यूशन क्या होगा, 5,0, यहीं पर इंटरसेक्ट करेंगे ये, ठीक है, तो इसमें नो सॉल्यूशन आ जाएगा। उसके बाद बोला है द पेयर ऑफ इक्वेशन x इक्वल टू a एंड y, यही बताया मैंने अभी आपको, x इक्वल टू 5 y इक्वल टू 0, तो दोनों कहाँ पर इंटरसेक्ट करती हैं, 5,0 पर, यानी x की वैल्यू और फिर y की वैल्यू, x की वैल्यू a है, y की वैल्यू b है, तो कहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगी, a, b पर, तो आंसर आ जाएगा d, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th, k की वैल्यू बतानी है, अभी क्या था, k की वैल्यू वाला अभी क्या था, हो जाएगा। 7th क्वेश्चन भी कर लिया, 3x प्लस 2k y इक्वल टू 2, 5x प्लस 2x प्लस 5y प्लस 1 आर पैरेलल है, तो क्या करोगे, a1 बाई b2 इज इक्वल टू a1 बाई 2 इक्वल टू b1 बाई b2 कर देना, k की वैल्यू निकल जाएगी। 8th, c की वैल्यू बतानी है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, कर लोगे या करके दिखाऊं। वन इक्वेशन ऑफ अ पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन इज, एक डिपेंडेंट सिस्टम है तो उसका एक पेयर क्या है, -5x प्लस 7y इज इक्वल टू 2, डिपेंडेंट सिस्टम है तो दूसरी इक्वेशन क्या होगी, इससे रेशो मैच करेगी, मतलब कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। तो ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं डिपेंडेंट सिस्टम में कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं। तो अब उसने पहली इक्वेशन इसकी दी है 10x प्लस 14y प्लस 4, पहली बात तो एक काम करो, इसको माइनस में ले आओ, इज इक्वल टू 0, मतलब एक साइड लेके, तो 2 माइनस के हैं और 1 प्लस के हैं, तीनों प्लस वाला तो ऑप्शन होगा ही नहीं, ए नहीं हो सकता, ठीक है, सी भी नहीं हो सकता, सी, अच्छा सी हो सकता है वैसे, लेकिन सी इसमें एक्स के साथ माइनस है और वाई और कॉन्स्टेंट के साथ प्लस है, तो नहीं होगा। बी ऑप्शन में एक्स और वाई के साथ माइनस है, नहीं, तो डी ऑप्शन देख लेते हैं। डी ऑप्शन में क्या है, 10x माइनस का 14y प्लस का 4 इज इक्वल टू 0, इसको मल्टीप्लाई कर दो -2 से, क्योंकि यहाँ 10 आ रहा है ना प्लस का, -2 से मल्टीप्लाई करो क्या बनेगा, 10x माइनस 14y और प्लस का 4, तो आंसर क्या आ जाएगा, डी। किसी से भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो दूसरी इक्वेशन आता है हमेशा कंसिस्टेंट और इनफाइनाइट मैनी, a1/2 सारी रेशो सेम आएंगी, किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करा हमने तो उसी की डिपेंडेंट इक्वेशन आ जाती है, रेशो बनेगी 1/-2 की, तो डी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट, अ पेयर ऑफ इक्वेशन विच हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू -3 है। ये ऑप्शंस पुट करके देखो इन चारों इक्वेशंस में, जैसे फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं 2 -3 -1 सेटिस्फाई हो रहा है, और 2 2 4, 3 को -3 से करोगे तो +9 हो जाएगा, 4 तो -5, ये तो नहीं है आंसर। दूसरे वाला देखते हैं, 2 × 2 4, 5 × -3 -15, 4 में से 15 क्या, -11 सही है, फिर 4x यानी x को 2 डालोगे तो 4 2 8, और y को 3 मल्टीप्लाई करोगे तो 4 2 8 -30 -22, तो बी ऑप्शन को दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो आंसर क्या आ गया, बी। 11th क्वेश्चन, एक्स ए और वाई बी सॉल्यूशन है, x माइनस वाई इक्वल टू 2 और x प्लस वाई इक्वल टू 4 का, अभी किया था 3 और 1 सॉल्यूशन, 3 - 1 is 2 एंड 3 + 1 is 4। अरुणा के पास 1 और 2 रुपीज़ वाले कौन है, तो 25 25 डी ऑप्शन।
द फादर एज इज 6 टाइम्स हिज सन एज, एक फादर की एज उसके सन की एज का 6 टाइम्स है, फादर की एज को f मान लो या कुछ भी मत करो, ऑप्शन तो दे ही रखे हैं। ऑप्शन देखते हैं, फादर की उसने बोला है देन प्रेजेंट एज इन ईयर्स, पहले सन की एज दी है फिर फादर की। 4 और 24 देखो 6 टाइम्स है, 530 6 टाइम्स है, 636 6 टाइम्स है और 324, डी ऑप्शन तो नहीं हो सकता। अब ABC में से एक होगा। इसके बाद उसने दूसरी कंडीशन बोली है 4 ईयर हैंस, मतलब 4 साल बाद फादर की एज कितने टाइम्स हो जाएगी, 4 टाइम्स। पहले ऑप्शन देखना, 4 साल बाद सन की एज 8 होगी और फादर की 28, 8 और 28 4 टाइम्स तो नहीं हुई, 8 4 जा 32 होनी चाहिए। दूसरा ऑप्शन देखना 5 और 30 है, 4 ईयर्स के बाद कितनी हो जाएगी, 9 और 34, 5 में 4 ऐड करना, उंगलियों पे करेगा क्या, आ गया समझ में, 5 4 9 और 30 और 4 34, तो ये भी 4 टाइम्स नहीं है, 36 होना चाहिए था। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 6 में 4 ऐड करो और 36 में 40, 10 और 40 में क्या आ रहा है, 4 टाइम्स हो गया फादर, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। इक्वेशन कुछ भी नहीं बनाई, ऑप्शन में ही चेक करके देख लिया। हो जाएंगे अब MCQ टाइप के क्वेश्चंस। एक सैंपल क्वेश्चन 2 देखना, जो 21x + 40 पेज नंबर 23 पर, दोनों को ऐड करते हैं और दोनों को सब्ट्रैक्ट। क्लियर है? वैसे ऑप्शन दे रखे हो तो पुट करके देख लेना। 3.3 का लैम्डा वाला क्वेश्चन कराऊं क्या? 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है लैम्डा x + y = लैम्डा स्क्वायर x + लैम्डा y = 1। उसने बोला इसका कैसा सॉल्यूशन होगा, तो लैम्डा बाय 1, ये लैम्डा का साइन होता है बस, और कुछ नहीं है। लैम्डा जैसे अल्फा बीटा गामा डेल्टा होते हैं ऐसे लैम्डा होता है। तो ये लैम्डा बाय 1 यानी A1/A2 और B1/B2 यानी कि 1 बाय लैम्डा, और तीसरा माइनस का लैम्डा स्क्वायर माइनस का 1 C1/C2। अब हमें ये देखना है कि लैम्डा की कौन सी वैल्यू के लिए तीनों पूछे हैं उसने। पहले तो हम करते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, तो तीनों को इक्वल कर दिया, माइनस से माइनस कट गया, इन दोनों को जब इक्वल करोगे क्रॉस तो लैम्डा स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 1 के। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या निकलेगी, 1 और -1 दोनों निकल गई। अब चेक कर लेते हैं, अगर लैम्डा की वैल्यू 1 है तो 1/1 1/1 और 1/1 सेटिस्फाई कर गया। इसका मतलब लैम्डा की 1 वैल्यू के लिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। अब -1 भी चेक कर लेते हैं, -1/1 1/-1 दोनों इक्वल है, लेकिन -1 का स्क्वायर तो +1 ही हो जाएगा, तो वो इक्वल नहीं आएगा। क्लियर हुई बात? इसका मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए एक ही आंसर आ रहा है, क्या, लैम्डा 1। और जब लैम्डा -1 लिया तो ये दोनों इक्वल आ गए, वो इक्वल नहीं आया, तो लैम्डा -1 के लिए क्या आ जाएगा, नो सॉल्यूशन। अब क्या रह गया, तो इनफाइनाइट मैनी के लिए लैम्डा 1 और -1 को छोड़ दो। इनफाइनाइट मैनी तो बता दिया 1, यूनिक रह गया ना, तो यूनिक सॉल्यूशन 1 और -1 को छोड़ दो। अगर लैम्डा 1 और -1 नहीं है, इसके अलावा कुछ भी है, तो कैसे सॉल्यूशन आ जाएंगे, यूनिक सॉल्यूशन आ जाएंगे। क्लियर हुआ? क्योंकि लैम्डा स्क्वायर 1 नहीं होगा ना, तो लैम्डा +-1 नहीं होगा, तो इसका मतलब 1 के लिए कैसा है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, -1 के लिए नो सॉल्यूशन, और 1 और -1 को एक्सेप्ट कर दें, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1 एंड -1 तो यूनिक सॉल्यूशन। तीनों आगे कर लोगे अब इस टाइप के। 2 बजे तक थी क्लास भाई। तो बस मुझे नहीं लगता कि और कुछ ऐसा है जो दिक्कत करेगा। ये विजय वाला बनाना वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कर लेना। ये कराऊं 4th चैप्टर पे आ जाओ। 4th चैप्टर में MCQ डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला, वो d की वैल्यू है। डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला x = -b + -√d/2 है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इस पे भी एक ने हमारा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, -b + -b² - 4ac बाय में 2a। d की वैल्यू कितनी है, b² - 4ac। अब वो पूछ सकते हैं कि अगर रियल एंड इक्वल रूट्स हैं तो क्या होगा, तो d 0 हो जाएगा, यानी b² किसके इक्वल होगा, 4ac के। ठीक है, इसी तरह से अच्छा रियल एंड इक्वल रूट्स हैं तो लेफ्ट साइड स्क्वायर है तो पॉजिटिव होगी या फिर 0 के इक्वल होगी,
तो राइट साइड भी पॉजिटिव हो गया, जीरो के इक्वल होगी। तो इन केस ऑफ रियल एंड इक्वल रूट्स ए एंड सी कैन नॉट हैव ऑपोजिट साइन। ए और सी के ऑपोजिट साइन नहीं हो सकते। ए का साइन पॉजिटिव, सी का साइन नेगेटिव हो गया तो ये वाली टर्म नेगेटिव हो जाएगी और ये स्क्वायर है तो इक्वल नहीं हो सकते कभी भी। इसका मतलब अगर रियल एंड इक्वल रूट्स हैं तो ए और सी के सेम साइन होंगे, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या फिर दोनों नेगेटिव होंगे। ठीक है, अब ये एक्स्ट्रा है जो बुक्स वगैरह में नहीं लिखा होता, ये नॉलेज है। अब यहाँ पर क्वेश्चन दे दे तो तुम वहाँ पर परेशान हो जाओगे, ये क्या दे दिया। अब इसी तरह से अगर वो पूछ ले कि इट हैज़ रियल रूट्स, इक्वल नहीं कहा मैंने बोला रियल रूट्स, तो d की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, यानी इक्वल भी हो सकती है और ग्रेटर, दोनों केस हो जाएंगे। अगर वो कहते हैं कि नो रियल रूट्स हैं तो d की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, तो d वैल्यू लेस देन 0 हो जाएगी, तो नो रियल रूट्स हो जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब नो रियल रूट्स उस केस में डेफिनेटली मिलेंगे जब आपके पास a और c के साइन कैसे होंगे, ऑपोजिट, तो उधर नेगेटिव हो जाएगा और इधर पॉजिटिव हो जाएगा, तो फिर ठीक है। और डिस्टिंक्ट रूट्स कब होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल भी होने चाहिए एंड डिस्टिंक्ट, तो फिर d ग्रेटर देन 0, इक्वल टू नहीं होगा। अब रूट्स रैशनल होने चाहिए तो क्या होगा, डिस्टिंक्ट तो होंगे। ठीक है, और d क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर, d क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि जैसे 4, 9, 16, 25, 100, और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो फिर कैसे हो जाएंगे, तो इर्रेशनल रूट्स होंगे। इर्रेशनल रूट्स पेयर्स में आते हैं, अगर एक रूट a प्लस रूट भी है तो दूसरा रूट क्या होगा, a माइनस रूट b। मान लो एक रूट दे दिया 4 प्लस रूट 5 और वो कह रहा है फाइंड करो अदर रूट, तो दूसरा क्या आ जाएगा 4 माइनस, आपको कोई इक्वेशन कुछ नहीं चाहिए, बस उसी के साइन को चेंज कर देना। इर्रेशनल रूट्स हमेशा पेयर में आते हैं। ठीक है, अब वो पूछ ले इससे क्वाड्रेटिक बनाकर दिखा दो, तो ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया, तो आपको याद होना चाहिए सेकंड चैप्टर के अंदर ये था फॉर्मूला, तो दोनों को ऐड कर दो 8 हो जाएगा और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, a प्लस बी टाइम्स a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस का 5 11, तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक बन गई। अब इस क्वाड्रेटिक का सॉल्यूशन यही बनेगा। ठीक है, और एक बात, अगर b की वैल्यू 0 हो तो रूट्स कैसे, तो वो जो है वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, यानी कि रूट्स कैसे आएंगे, रियल एंड इक्वल, रियल b 0 हो जाएगा, हाँ b 0 हो जाएगा तो रूट्स कैसे हो जाएंगे, रियल एंड परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, बेसिकली b 0 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हर बार जरूरी नहीं है, जैसे देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो b 0 है। ठीक है, नहीं परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता, b 0 होता है तो रूट्स ऑपोजिट इन क्या होता है, ऑपोजिट इन साइन एंड इक्वल इन मैग्नीट्यूड, तो ये कंडीशन होती है। अगर एक रूट दूसरे का ही क्या आ जाए, नेगेटिव, अल्फा और माइनस अल्फा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। अब बीटा की वैल्यू यही बीटा है ना, माइनस अल्फा है, तो 0 इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो b की वैल्यू 0 से क्या होता है, b की वैल्यू 0 से रूट्स कैसे हो जाते हैं, ऑपोजिट इन साइन, ऑपोजिट इन साइन एंड इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मतलब जो रूट्स हैं वो इस टाइप के हो जाते हैं, अल्फा और माइनस अल्फा। ठीक है, b इक्वल टू 0 से परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता, ये कंडीशन ट्रू हो जाती है। इसी तरह से a इक्वल टू c में कैसे होते हैं, रूट्स रेसिप्रोकल हो जाते हैं। अगर a c के इक्वल आ जाए तो रूट्स कैसे हो जाते हैं, यानी एक रूट अल्फा होगा, दूसरा रूट बीटा जो है वो 1 बाय अल्फा हो जाएगा, क्योंकि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो अल्फा बीटा 1 आ गया, और c बाय a होता है अल्फा बीटा, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, a आ गई। ठीक है, बस ये क्वाड्रेटिक में होता है। अब क्वेश्चंस देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस में, इसमें तुम्हें कुछ नई बातें मिलेंगी। चलो, इफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस के इक्वल टू 0, इसके रूट्स कैसे हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट। क्वेश्चन में दे रखा है इसके रूट्स हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल एंड डिस्टिंक्ट में क्या होता है, d ग्रेटर देन 0, इक्वल टू नहीं होता, डिस्टिंक्ट बोल दिया तो ग्रेटर देन 0 होगा। d क्या होता है, d होता है b स्क्वायर माइनस, अब b स्क्वायर माइनस 4ac कैसे निकालोगे, कंपेयर करके, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, और a 0 नहीं होना चाहिए। a की वैल्यू कितनी दिख रही है इसके अंदर, और c की वैल्यू कितनी है, और b की वैल्यू कितनी है, 4 का स्क्वायर
-4, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू, तो यानी कि 16 इज ग्रेटर देन कितना आ जाएगा 4k। ये 4 को कैसे करेंगे तो 4k, हाँ यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 16 माइनस का 4k इज ग्रेटर देन 0। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या? यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है। इक्वल टू के अंदर आप क्या करते हो, 16 माइनस 4k को जब 0 के इक्वल लेके करते हो सॉल्व, तो क्या करते हो 4k राइट साइड आता है तो क्या चला जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। क्लियर? इनइक्वालिटी में भी सेम होता है, इनइक्वालिटी में भी, हाँ साइन अगर नेगेटिव होगा तब होगा, मल्टीप्लाई डिवाइड में भी कुछ नहीं होता। अगर आप नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो तो साइन चेंज हो जाता है, अदरवाइज नहीं। ये माइनस एक सिंपल सी बात है, रट्टा भी क्या लगाना है। अब तुम इनइक्वालिटी में आता नहीं ना, तुम्हारा 11th क्लास में आएंगे इनइक्वालिटी वाला चैप्टर। मैंने बोथ साइड 4k ऐड कर दिया तो सेम ही तो बात रहेगी। अगर एक चीज़ दूसरी से बड़ी है तो इसमें जो ऐड करा है इसमें भी वही सेम ऐड करा तो अभी भी सेम ही तो रहेगा, साइन चेंज हो जाएगा। a की वैल्यू b से बड़ी है, मान ले 100 जो है वो 50 से बड़ा है, तो अगर इसके अंदर मैंने 200 ऐड कर दिया, इसमें भी 200 ऐड कर दिया, 300 250 से अभी भी बड़ा ही तो होगा। सेम चीज़ तो ऐड करी है या सेम चीज़ तो सब्ट्रैक्ट करी है। मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं पॉजिटिव से तब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर नेगेटिव से करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर 4k ऐड कर दिया, ये कट गया तो 16 ग्रेटर देन 4k आ गया। मैं वही वाली बात डायरेक्टली बोल रहा था, इसका मतलब इनइक्वालिटी में हम साइन को चेंज नहीं करते, शिफ्ट कर सकते हैं हम। लेफ्ट साइड वाली टर्म राइट साइड में जाएगी तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, ये आपको ऐसे ही पता है। ये 4 डिवाइड में ले आऊँ, 4 पॉजिटिव है ना तो डिवाइड में लाएंगे, साइन चेंज नहीं होगा। नेगेटिव का 4 होता फिर साइन चेंज हो जाता। तो 4 इज ग्रेटर देन k या फिर k इज लेस देन 4, एक ही बात है। इसकी तरफ मुंह खुला हुआ है, अभी भी इसकी तरफ मुंह खुला हुआ है, तो k इज लेस देन 4, ये इसका आंसर आ जाएगा। दैट इज ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, k इज लेस देन 4। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है इफ द इक्वेशन हैज 2 डिस्टिंक्ट रूट्स। अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके कितने रूट्स हैं, 2 डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस का ax प्लस 1 इक्वल टू 0, इसके 2 डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। इसका मतलब d क्या होगा, ग्रेटर देन 0, 2 रूट हैं इसके और डिस्टिंक्ट हैं, अलग अलग है। तो d की वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। a की वैल्यू तो 1 है, b की वैल्यू माइनस है और c की वैल्यू 1 है। तो b का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर। 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 1, तो a का स्क्वायर माइनस का 4 ग्रेटर देन 0, तो a स्क्वायर ग्रेटर देन कितना आ गया 4। समझ में आ गई बात। अब उसने यहाँ पर मॉडुलस यूज़ कर रखा है, अब तुम्हें मॉडुलस वगैरह वगैरह कुछ पता है नहीं। इतना समझ में आ गया या नहीं आया, इतना आ गया समझ में, ठीक है। अब अगर तुम्हें अगर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर से बड़ा हो, 11th क्लास में सीखोगे इसको। इफ एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए देन इट इम्प्लाइज मोड एक्स इज ग्रेटर देन ए, बस इतनी सी बात ध्यान रख लेना। वैसे इसका और मतलब भी होता है, एक्स इज ग्रेटर देन ए और एक्स इज लेस देन माइनस ए, ठीक है। अब मैं तुम्हें ये नहीं समझा सकता, तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ेगा अभी 10th क्लास के अंदर। सिर्फ इतना ध्यान रखो, अगर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर से बड़ा होता है तो ये मॉडुलस एक्स होता है, मोड एक्स ग्रेटर देन ए हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन आएगा वो क्या आ जाएगा, ये 2 के स्क्वायर से बड़ा हो गया तो मोड ए किससे बड़ा आ जाएगा, 2 से, यानी a 2 से बड़ा हुआ या a माइनस 2 से छोटा होगा। वैसे समझने के लिए तो समझाने को तो कुछ भी समझा सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बात वही है कि अभी 11th क्लास की, 10th की नहीं समझ पाते, 11th की तो क्या ही समझोगे। a स्क्वायर 2 स्क्वायर से बड़ा है, a की वैल्यू 2 से बड़ी होगी। देखो ये 2 से बड़ी वैल्यू रखो, 3 4 कुछ भी नंबर रख कर देखो, 2 से बड़ा इसको सेटिस्फाई करेगा। 3 का स्क्वायर 9, 9 4 से बड़ा है। और a माइनस 2 से छोटा रख कर देखो तब भी सेटिस्फाई करेगा। -3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 4 से बड़ा होता है। तो मोड a ग्रेटर देन 2 का मतलब ये होता है कि या तो a ये बड़ा होगा, यानी a 2 से बड़ा होगा, या फिर a -2 से छोटा होगा। दोनों केसेस में ट्रू है ये, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा मोड a इज ग्रेटर देन 2, तो इसका आंसर ये वाला आंसर आ जाएगा, इसका सी ऑप्शन आएगा बुक में। थर्ड क्वेश्चन है, ऐसे ही लेस के लिए भी रूल होता है। लेस के लिए लेस आ जाएगा, अगर लेस होगा तो मोड ए लेस देन 2 आ जाएगा। इफ द इक्वेशन 9x स्क्वायर प्लस 6kx प्लस 4 इसके इक्वल रूट दे रखे हैं, तो आपको k की वैल्यू बतानी है। द रूट्स ऑफ बोथ, देन रूट्स बताने हैं। चलो इसके रूट्स कैसे हैं, इक्वल, ठीक है। हाँ, अगर इसके रियल एंड इक्वल रूट्स हैं, 2 मेथड से, बहुत सारे मेथड है करने के।
रियल एंड इक्वल रूट्स हैं, इसको 3x का होल स्क्वायर लिख दो, 4 को 2 का स्क्वायर, इसको 2 टाइम्स 3 टाइम्स k इंटू एक्स आ गया। अब ये 3x, ये 3x मिल गया, ये 2, ये अब k हमें निकालना है, कौन बता सकता है k की वैल्यू? 2 ही होगी भाई। परफेक्ट कंप्लीटिंग द स्क्वायर के हिसाब से देखें तो ये a का स्क्वायर हो गया b का स्क्वायर, यहाँ पर 2a भी होना चाहिए, 2 तो फॉर्मूले का मिल ही गया, a 3x मिल गया। अब k को क्या होना पड़ेगा? b, तो k की वैल्यू क्या होगी? 2। अब k की वैल्यू 2 डालोगे आप तो यहाँ पर ये फॉर्मूला किस चीज़ का बनेगा? 3x + 2 का होल स्क्वायर का। और उसने कहा दोनों रूट्स बता दो, तो दोनों रूट्स क्या होंगे? -2/3 और -2/3। ठीक है, खत्म। रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए d0 कर दो तब भी निकल जाएगा। 36k² -4 × 9 × 4 = 0। तो 36k² = कितना आ जाएगा? 4 4 जा 16, 9 जा 144। राइट साइड में गया, 4 पे कैंसिल हुआ तो k की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस भी ले सकते थे ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो +-2 दोनों से आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम प्लस से कर रहे हैं तब तो यही बनेगा, और माइनस से कर रहे हैं तो यहाँ माइनस आ जाएगा। तो इसका मतलब इसके वैल्यू क्या आ जाएंगी? +2/3 2/3 और -2/3 -2/3। ठीक है, तो इसका आंसर जो आएगा वो आ जाएगा ए ऑप्शन आ जाएगा, +-2/3। दोनों वैल्यू या तो 2/3 होंगी, दोनों वैल्यू या तो -2/3 होंगी। नेक्स्ट है फोर्थ, ax² + bx + c, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म दे रखी है। उसने कहा है कि इसके अंदर इक्वल रूट्स हैं इसके, तो हमें c की वैल्यू बतानी है। अगर इसके रूट्स इक्वल हैं, यानी ax² + bx + c = 0, इसके रूट्स कैसे हैं? इक्वल, तो b² - 4ac 0 हो जाएगा, b² = 4ac। तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? b² / 4a। तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा? c की वैल्यू आ गई b² / 4a, दैट इज डी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, हाँ हाँ। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, इफ द इक्वेशन ax² + 2x + a = 0, इसके कितने रूट्स हैं? 2 डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। अब इसके 2 डिस्टिंक्ट रूट्स हैं तो क्या कहोगे? b² - 4ac की वैल्यू क्या हो जाएगी? डिस्टिंक्ट बोला, इक्वल नहीं बोला, तो = 0 हो जाएगी। अब b किसके इक्वल है? 2 का स्क्वायर 4, a की वैल्यू a दे रखी है, c भी a है, इज ग्रेटर देन 0, तो 4 - 4a², तो साइन इसको माइनस वाले इस टर्म को प्लस में ले गए तो 4 इज ग्रेटर देन 4², तो कैंसिल हो गया। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, a² इज लेस देन a, तो mod a इज लेस देन 1। इसका मतलब होता है कि a की वैल्यू -1 से लेकर 1 तक है। इस mod a लेस देन 1 का मतलब ये होता है। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? इफ द इक्वेशन दिस हैज 2 डिस्टिंक्ट रूट्स, इफ a की वैल्यू, उसने ऑप्शन दे रखे हैं, वैसे -1 से 1 के बीच में ऑप्शंस आएंगे, ठीक है, और इक्वल टू भी नहीं आएंगे। तो a की वैल्यू क्या हो सकती है? 0, इसके बीच में आ रहा है 0, तो 0 हो सकता है आंसर। 1 आ रहा है इसके बीच में, नहीं आ रहा, बस 0 ही आ रहा है, तो इसका ऑप्शन आएगा b, इसका आंसर आ जाएगा b, दैट इज a = 0, जो उसने पूछा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। हाँ, a0 का तो क्वाड्रेटिक भी नहीं रहेगी, बिल्कुल सही है। a अगर 0 हो गया तो एक क्वाड्रेटिक भी नहीं रहेगी, तो इसका ऑप्शन फिर कुछ भी नहीं है। क्या आंसर बनता है इसका? 1 डालकर देखें या -1 डालकर देखें। हाँ, तो ये क्वेश्चन गलत है फिर, इसके अंदर 2 डिस्टिंक्ट रूट लिखा है ना, तो 2 डिस्टिंक्ट, इसने ऑप्शन नहीं दिया, इसका आंसर आएगा नन ऑफ दिस इसके अकॉर्डिंग। तो फिर तो a की वैल्यू 1 और -1 के लिए इसके रूट्स इक्वल आएंगे, x² + 2x + 1 या -x² + 2x - 1, ये x + 1 का होल स्क्वायर होता है और ये x - 1 का होल स्क्वायर होता है, माइनस कॉमन निकाल लिया। इसका मतलब इसका जो आंसर है वो यही आंसर है, -1 से लेकर 1 तक। a 0 हो नहीं सकता, तो ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएंगे। c ऑप्शन गलत हो जाएगा, d गलत हो जाएगा, a b भी गलत हो जाएगा, तो a ऑप्शन सही हो सकता है। पर a में डिस्टिंक्ट के साथ कैसे रूट्स हो जाएंगे? इक्वल, तो डिस्टिंक्ट तो होंगे ही नहीं फिर रूट्स, ठीक है ना। इसने ऑप्शन क्या दे रखा है इसका? फिफ्थ का ए ही दे रखा है, पर डिस्टिंक्ट एंड रियल वर्ड लिखना चाहिए उसको। डिस्टिंक्ट नहीं आना चाहिए, इक्वल रूट्स आने चाहिए, इनफैक्ट डिस्टिंक्ट नहीं होंगे फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन में है द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन, k की पॉजिटिव वैल्यू बतानी है। इक्वेशन है x² + kx + 64 = 0, और दूसरी इक्वेशन है x² - 8x
प्लस के इक्वल टू 0 बोथ हैव रियल रूट्स। के की वैल्यू जिससे इन दोनों इक्वेशंस के रूट्स रियल हो। रियल रूट्स के लिए क्या होता है, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, और यहां पर भी डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कैसे रूट्स बोले थे उसने, दोनों इक्वेशंस के रियल रूट्स में रियल एंड इक्वल भी चलेगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट भी चलेगा, तो ये कंडीशन आ जाएगी। डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो फर्स्ट में लगाना के स्क्वायर 4, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 64, तो यानी कि के स्क्वायर ग्रेटर देन कितना आना चाहिए, 256 होता है 16 का स्क्वायर, यानी कि के का मोड ग्रेटर देन 16, यानी कि के की वैल्यू 16 से बड़ी होगी या फिर के की वैल्यू -16 से छोटी होगी, बीच में और आएगा। दूसरी में देखते हैं, बी का स्क्वायर 64 माइनस का 4 इंटू 1 इंटू के ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि 64 इज ग्रेटर देन 4k, यानी कि 16 इज ग्रेटर देन इक्वल टू के, तो के इज लेस देन इक्वल टू 16। यहां भी है, और कहां पर ये वाली वैल्यू, क्यों 16 इज ग्रेटर देन इक्वल टू के, आ गया समझ में, ये पक्का। इसमें मैं माइनस लगा दूं, इन दोनों में क्या डिफरेंस दिख रहा है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, फिर k लेस था, k लेस है, तो k क्या हो गया, लेस देन इक्वल टू 16। अब इसके और इसके दोनों के क्या चाहिए हमें, रियल रूट्स चाहिए, तो ऐसी k की वैल्यू बतानी है। इसमें k क्या होगा, 16 से छोटा होगा या फिर 16 के इक्वल हो सकता है, इसमें k 16 से बड़ा होगा या 16 के, या फिर k -16 के इक्वल और -16 से छोटा। ये दोनों तो इससे मैच कर ही नहीं रहे, इसमें भी कौन सा मैच कर रहा है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, k की वैल्यू 16 के लिए दोनों के कैसे रूट्स होंगे, रियल, वो इक्वल होंगे, वो जो भी है, तो 16 आंसर डी ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद है 7th क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है 7th क्वेश्चन। और 7th क्वेश्चन का एक शॉर्टकट भी है। 7th क्वेश्चन में वैल्यू बतानी है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है, √6 फिर 6 फिर इस तरह से चलता जा रहा है इनफाइनाइट तक। अब इसके लिए शॉर्टकट बता देता हूँ पहले, इन दोनों के ना ऐसे फैक्टर ढूंढा करो जो कॉन्जिक्यूटिव है, जैसे 6 है तो इसके 2 इंटू 3 हो गया, कॉन्जिक्यूटिव है तब करेगा, नहीं तो नहीं। 2 और 3 कॉन्जिक्यूटिव मिल गया, अगर 12 होता तो 3 4 हो जाते, 20 होते तो 4 5 हो जाते। 2 इंटू 3 बीच में क्या आ रहे हैं, प्लस आ रहे हैं ना, तो इसका आंसर बड़े वाला आएगा। बड़े वाला कौन सा फैक्टर है, 3। अगर बीच में माइनस आ रहा होता और इनफाइनाइट तक चल रहा है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, छोटे वाला फैक्टर। ठीक है, ये तो हो गया इसका शॉर्टकट, तो इसका आंसर 3 आएगा। अब इसको करके कैसे दिखाना है, लेट प्रॉपरली करना है। तो इस पूरे को क्या मान लिया हमने, x, इस पूरे को मान लिया x। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x इज इक्वल टू 6 प्लस बाकी x। यहां से देखोगे तो भी तो वही लिखा हुआ है, नहीं आया क्या समझ में। जैसे 9th क्लास के अंदर 0.6 बार के क्वेश्चन को जब 10 से मल्टीप्लाई करते थे, 10x इज इक्वल टू 6.6 बार, 6.6 बार को 0 ऐसे भी तो लिख सकते हो, 6 प्लस 0.6 बार, और 0.6 बार फिर से x आ गया। एक टर्म को छोड़ दे तो अभी भी तो इनफाइनाइट 6 है, और इनफाइनाइट 6 को ही तो x बोलते हैं, तो एक टर्म को छोड़ दिया और वापस से लिख दिया। नहीं आया क्या समझ में, हाँ या नहीं, नहीं आया समझ में। ये लिखा है स्क्वायर रूट, ये लिखा है 6, फिर लिखा है स्क्वायर रूट 6, फिर लिखा है स्क्वायर रूट 6, फिर स्क्वायर रूट 6। ऐसे कितने हैं पता है, ये डॉट डॉट का मतलब ऐसे कितने हैं, इनफाइनाइट है। ठीक है, इनफाइनाइट है। इन सभी इनफाइनाइट का नाम क्या रखा मैंने, x। ये सभी इनफाइनाइट का नाम x है, तो x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट बनाया, 6 लिखा प्लस, इसके बाद ब्रैकेट शुरू किया, √6 प्लस √6। ये अभी भी इनफाइनाइट होंगे या नहीं होंगे, एक छोड़ देंगे तब भी तो इनफाइनाइट ही होंगे। इन सब की जगह मैं वापस से x नहीं डाल सकता, ये सारा x के इक्वल ही तो है। काउंट थोड़ा कर सकता है कि इसके अंदर कितने 6 हैं, इनफाइनाइट है तो एक के कम होने से कोई फर्क पड़ेगा। ये किया मैंने, अब आ गया, स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग करेंगे तो x का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, 6 प्लस x के, x को माइनस में कर दो तो x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 0।
फैक्टर बना लो, माइनस का 3x प्लस का 2x, माइनस 6 इक्वल टू 0, दोनों में से कॉमन है x माइनस 3, फिर 2 कॉमन आ गया x माइनस 3, तो फिर दोनों में से कॉमन, फिर क्या आया, x की वैल्यू क्या आ गई और x की वैल्यू, ये तो हो नहीं सकती क्योंकि पॉजिटिव चीज़ों का सब नेगेटिव थोड़ा ना आएगा, तो क्या आंसर आ जाएगा x इक्वल टू 3। ये इसका प्रॉपर मेथड था और वो शॉर्टकट था। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 2 रूट है इक्वेशन का एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्यू। इफ 2 इज द रूट ऑफ इक्वेशन दिस एंड इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स, इस इक्वेशन के इक्वल रूट्स हैं और 2 इसका रूट है, 2 इसका रूट है। अगर 2 इसका रूट है तो उसको सेटिस्फाई करेगा, देयरफॉर 2 इसकी जगह पुट कर दो, 2 का स्क्वायर 4, 2b प्लस 12, तो 2b की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 16, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, और इस इक्वेशन के कैसे रूट्स हैं इक्वल, तो d 0 होगा, b स्क्वायर इक्वल टू 4ac हो जाएगा, b की वैल्यू -8 का स्क्वायर 64, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू q, तो ये 16 पे कैंसिल, तो q की वैल्यू कितनी आ गई, तो इसका आंसर आ गया। तो उसने पूछा था q की वैल्यू, तो q वैल्यू इज 16, सी ऑप्शन। नेक्स्ट ये उसका क्वेश्चन है, असाइनमेंट दिया हुआ ये वाला क्वेश्चन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, फिर -2b इंटू ए प्लस सी इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ऐसा था ना लास्ट क्वेश्चन है असाइनमेंट का आई थिंक। उसने बोला इसके रूट्स इक्वल हैं, तो बताओ क्या कंडीशन होगी, इसके रूट्स कैसे हैं, इक्वल रूट्स हैं। अगर इसके रूट्स इक्वल हैं तो d इक्वल टू 0, तो डिस्क्रिमिनेंट 0 कर दो। अब ये वाली क्वांटिटी का स्क्वायर करो, क्या बनेगा 4b स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac, ठीक है, बीच वाली क्वांटिटी का स्क्वायर कर दिया, इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, माइनस का तो प्लस ही हो गया, इक्वल टू कर दूं 4ac डायरेक्टली, b स्क्वायर इक्वल टू 4ac, 4a की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और c की वैल्यू बी स्क्वायर प्लस, अब इसको सॉल्व करना, 4 ब्रैकेट शुरू, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर b4 और बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और यहाँ से करना 4b स्क्वायर ए स्क्वायर 4b स्क्वायर सी स्क्वायर और 8ac बी स्क्वायर। अब यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई करो तो 4 4 4 और यहाँ भी 4, अब 4a स्क्वायर बी स्क्वायर वाली टर्म तो कैंसिल ही होगी, 4b स्क्वायर सी स्क्वायर वाली भी कैंसिल होगी, बचा क्या, इसको उधर ले जाते हैं, इनको लिख लेते हैं एक बार, 4a स्क्वायर बी सी स्क्वायर 4b स्क्वायर b4 और माइनस का 8ac बी स्क्वायर। देखो ये फॉर्मूला 4 कॉमन निकाल लें, इसको ac का होल स्क्वायर लिख दें और 4 कॉमन निकाल लिया, इसको b स्क्वायर का स्क्वायर लिख दें, 4 तो कॉमन ही निकाल लिया तो 2 बचा ac b स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला किस चीज़ का बन रहा है, 4 तो कॉमन निकाल लिया, 4 कॉमन निकालते ही यहाँ पर ये 2 आ गया, 4 कॉमन निकाल लिया, a का होल स्क्वायर b का होल स्क्वायर -2ab, तो ac माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसका मतलब ac माइनस बी स्क्वायर 0, इसका मतलब ac बी स्क्वायर, बस हो गया, यानी बी स्क्वायर इक्वल टू ac, ये कंडीशन आ गई। तो उसने क्या पूछा है, ऑप्शन इसका आ जाएगा देन, इसके ऑप्शन के हिसाब से हम देखें तो ए ऑप्शन है ए बी इक्वल टू सी डी होगा, ए बी इक्वल टू सी डी, बी की वैल्यू, या फिर ऐसे करें, नहीं ये ऑप्शन तो सही नहीं है, दूसरा ऑप्शन, हाँ ठीक है ना, इसमें ये कौन सा क्वेश्चन कर दिया मैंने, अच्छा 10th कर दिया, ये 9th नहीं किया, 10th की स्टेटमेंट है ये, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2b ए प्लस सी इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर, है ना 10th की स्टेटमेंट है ना ये। तो 10th की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इसका ऑप्शन क्या आ गया हमारा, ये आंसर है, और ये ऑप्शन आ रहा है बी, ये बी ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। 9th खुद कर लोगे क्या, सेम ही है 9th, क्या कराऊं, 9th तो असाइनमेंट में ही है, इसका आंसर आ गया ए सी इक्वल टू बी स्क्वायर, बी ऑप्शन दे रखा है बुक में, 9th स्किप हो गया, 8 तक किए थे अभी हमने, 9th ही कर रहे थे, मैंने 10th की स्टेटमेंट लिख दी थी, वो दोनों की स्टेटमेंट है इक्वल रूट्स है, 9th की स्टेटमेंट कर रहा हूँ मैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2b इंटू ए, नहीं -2, स्टार्टिंग दोनों की सेम है ना, ए सी प्लस बी डी,
इंटू एक्स प्लस सी स्केयर प्लस डी स्केयर। अब उसने बोला इसके कैसे रूट्स हैं, इक्वल रूट्स हैं और ये 9th है, तो बताना है क्या कंडीशन आएगी। तो d इक्वल टू 0, बी स्केयर इक्वल टू 4ac, तो b की वैल्यू ये रही कंप्लीट, स्क्वायर करोगे तो आएगा 4, ओपन कर देते हैं, ए स्केयर बी स्केयर डी स्केयर प्लस 2abcd, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2xy इज इक्वल टू 4a स्केयर प्लस बी स्केयर सी स्केयर प्लस डी स्केयर। ये 4 से तो 4 कैंसिल यहीं कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है ना। ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2abcd, ए स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर डी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और बी स्क्वायर डी स्क्वायर, मल्टीप्लाई करा है बस। अब ए स्क्वायर सी स्क्वायर वाले कैंसिल हो गए, बी स्क्वायर डी स्क्वायर वाले कैंसिल हो गए, इस वाले को माइनस में ले गए, तो ए स्क्वायर डी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का 2abcd, ये किस चीज़ का फॉर्मूला बनता है, AD माइनस BC का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, AD किसके इक्वल आ गया, BC के, तो इसका आंसर आ जाएगा AD इक्वल टू BC, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस 11th क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस 1। इस इक्वेशन के कोई भी रियल रूट्स नहीं है, इट डजंट पोजेस रियल रूट्स, इसके रियल रूट्स नहीं है, रियल रूट्स नहीं है तो d लेस देन 0 होगा, नो रियल रूट्स। d होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस बी का स्क्वायर करोगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा, 4a की वैल्यू 1 c की वैल्यू 1, तो बी स्क्वायर माइनस 4 इज लेस देन 0, इसका मतलब बी स्क्वायर किससे छोटा आ गया, 4 से, मतलब बी स्क्वायर 2 स्क्वायर से छोटा आ गया, मतलब मोड b 2 से छोटा आ गया, तो b की वैल्यू क्या होगी, -2 से लेकर 2 तक, यही बताई थी। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा b का मोड इज लेस देन 2 या b इज फ्रॉम -2 to 2, यानी b ऑप्शन आ जाएगा। x इक्वल टू 1 कॉमन रूट है इन दोनों इक्वेशंस का, तो आपको a b की वैल्यू बतानी है, तो x इक्वल टू 1 दो इक्वेशंस का रूट है तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब करें हम क्वेश्चन नंबर 12, x इक्वल टू 1 कॉमन रूट है ax स्क्वायर प्लस ax प्लस 3 इक्वल टू 0 का और x स्क्वायर प्लस x प्लस b इक्वल टू 0 का, 1 कॉमन रूट है, 1 कॉमन रूट है तो 1 सेटिस्फाई करेगा, पुट करो, 1 का स्क्वायर 1 इंटू ए इज ए, 1 इंटू ए इज ए प्लस 3, तो यहाँ से 2a इक्वल टू -3, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, -3/2, 1 1 पुट करो तो b की वैल्यू कितनी आ गई, -2। अब हम उसने पूछा क्वेश्चन में ab का प्रोडक्ट, तो दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, तो प्रोडक्ट कितना आ गया, 3, खत्म। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 13th, p और q रूट्स हैं, इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 इक्वेशन है, p और q दोनों इसके रूट हैं, ठीक है। तो उसने कहा है p और q की वैल्यू क्या हो सकती है, ऑप्शंस देख लेते हैं। p की वैल्यू 1 है, q की वैल्यू -2 है। दूसरा ऑप्शन है p की वैल्यू 0 है, q की वैल्यू 1 है। b कहाँ से आ गया, b तो है ही नहीं, p है क्वेश्चन में। तीसरे में p की वैल्यू -2 है, q की वैल्यू 0 है। फोर्थ में p की वैल्यू -2 है और q की वैल्यू 1 है। p और q इसके रूट्स होने चाहिए और p और q की वैल्यू यही होनी चाहिए, ठीक है। देखो एक चीज बताता हूं, अगर आपके पास कोई इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस ax सम ऑफ द रूट्स, तो a प्लस बी एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू 0, तो इसके रूट्स -a -b होंगे। अगर हम इसके रूट्स निकालेंगे, ये सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ही तो है, तो a और b का सम और प्रोडक्ट, अगर इसको सॉल्व करोगे एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी, फिर x कॉमन आएगा x प्लस ए, फिर b कॉमन आएगा x प्लस ए, x प्लस ए को 0 के इक्वल, x प्लस बी को 0 के इक्वल, तो x की दो वैल्यू आ जाएंगी -a और -b, यानी अगर इस टाइप की ये बन गई तो ये रूट्स हो जाएंगे। पहला ऑप्शन पुट करते हैं, p 1 है और q कितना है -2, एक्स स्क्वायर माइनस पी की वैल्यू 1 डाल दो और q की वैल्यू -2 इज इक्वल टू 0, तो ये इक्वेशन हो गई। इसके रूट्स क्या हैं, इसके रूट्स निकालो, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस एक्स -2, एक्स कॉमन x -2 प्लस 1 x -2, x की वैल्यू x -2 इंटू एक्स प्लस 1, तो इसके रूट्स क्या आ गए, एक तो 2 आ गया और दूसरा -1। तो इस इक्वेशन के रूट्स
P और Q है क्या? नहीं। इस इक्वेशन के रूट्स एक्चुअल में -P और -Q है। इसके रूट्स 2 है और -1 है। यहां दिख रहे हैं 2 और -1? नहीं। अगर मैं इसका नेगेटिव लगा दूं तो 1 हो जाएगा और इसका नेगेटिव लगाऊं तो -2 हो जाएगा। यानी ये एक ऐसी इक्वेशन, यानी P और Q की वैल्यू के लिए इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो -P और -Q आएंगे। तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। अब P की वैल्यू 2 और Q की वैल्यू 1 ले लो, तो P की 0 लोगे और Q की 1, तो x² + 1 रूट्स ही नहीं होंगे, रियल रूट्स ही नहीं होंगे। फिर P की इसमें भी, इसमें देख लेते हैं एक बार, x² -2 डालोगे तो +2 हो जाएगा और Q 0, तो इसमें भी रूट्स रियल नहीं होंगे। तो यही ऑप्शन बचा, डी ऑप्शन होगा। P की वैल्यू कितनी है? -2 और Q की वैल्यू कितनी है? 1। P और Q की वैल्यू यहाँ डाल दो और रूट्स P और Q आने चाहिए। x² माइनस और माइनस +2x और +1, ये बन गया x + 1 का। x की वैल्यू कितनी आ गई? ना, ये भी नहीं है, गलत है, क्वेश्चन ही गलत है, इसके अंदर कुछ बन ही नहीं रहा है। तो इसके भी रूट्स रियल नहीं आ रहे ना, मतलब इसके भी रूट्स P और Q नहीं आ रहे हैं, तो ये भी नहीं है, तीनों ऑप्शन नहीं है। वैसे तो A भी नहीं है, पर बुक में आई थिंक A दे रखा होगा, देखना क्या आंसर दे रखा है। अच्छा, ये क्वेश्चन ही नहीं है, कोई बात नहीं, इस बुक में देख लेते हैं क्या ऑप्शन है। वैसे A होगा, फिर अगर A या D में से एक होगा। 13th का ऑप्शन A दे रखा है, पर A भी गलत है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा, A भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। P की वैल्यू -1 और Q की वैल्यू 2 लेंगे तो सेटिस्फाई करेगा। P की ले लो -1, Q की 2, x² तब भी नहीं कर रहा। नहीं, ये गलत ही है क्वेश्चन, सही नहीं है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन की स्टेटमेंट बदल दो, या तो -P -Q रूट्स करोगे तब आएगा, ठीक है, गलत आई है क्वेश्चन की स्टेटमेंट। कौन सा था ये? 13 था। नेक्स्ट 14 देख लेते हैं। 14 था ax² + bx + c = j। a और b की वैल्यूज हो सकती हैं 1 2 3 4। उसने बोला है कि नंबर ऑफ इक्वेशन जिनके रूट्स रियल होंगे, नंबर ऑफ इक्वेशंस जिनके रूट्स क्या होंगे? रियल होंगे, जिनके रूट्स रियल होंगे। रियल रूट्स का मतलब ये होता है कि d की वैल्यू > 0, और नो रियल रूट्स का क्या मतलब होता है? d की वैल्यू < 0। ये पता लग गया कि इसकी कितनी इक्वेशंस होंगी? 4 4 जा 16 वैल्यूज होंगी। अब मैं उनमें से नो रियल रूट्स वाली वैल्यू को हटा रहा हूँ और रियल रूट्स वाली वैल्यू अपने आप डिफरेंस करके आ जाएंगी। अब नो रियल रूट्स के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब d होता है b² - 4ac < 0, यानी कि b² 4a × 1 < 0, यानी कि b² < 4a। इसका मतलब b² / 4, तो a ग्रेटर हो गया b² / 4 से, यानी इसको जो सेटिस्फाई करेगा, इसको जो सेटिस्फाई करेगा वो इक्वेशंस नो रियल होंगी, नो रियल रूट्स की होंगी, और बची हुई इक्वेशंस रियल रूट्स की हो जाएंगी। 1 1, यानी a और b की वैल्यूज ले रहे हैं हम, तो 1 1, तो अब इसको सेटिस्फाई कर रहा है ये 1 1 1 2 1 3 1 4, 2 1 2 2 2 3 2 4, 3 1 3 2 3 3 3 4, और इसी तरह से 4 1 4 2 4 3 4 4। अब a b² / 4 से बड़ा होना चाहिए। a 1 है, 1 बड़ा है, b का स्क्वायर 1/4, यानी कि ये ट्रू हो गया। इसका मतलब इसके लिए कैसे रूट्स होंगे? नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स में मैंने क्या लगा दिया? क्रॉस, मतलब इस इक्वेशन के रूट्स रियल नहीं होंगे। 1 2 का स्क्वायर 4, 4/4, 4/4 कितना हो गया? 1। तो 1 1 से बड़ा होगा? नहीं, ये क्या हो गया? फॉल्स। इसका मतलब इस केस में इसके रूट्स कैसे होंगे? रियल, ठीक है। जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे वो होंगे ना। 1 > 9/4 ट्रू होगा या फॉल्स होगा? 3 का स्क्वायर 9, ये फॉल्स हो गया। फॉल्स हो गया क्या? हाँ, 4 9 से बड़ा, तो इसके भी कैसे रूट्स होंगे? रियल। 1 इज > 4, तो ये भी क्या हो गया? फॉल्स। कैसे रूट्स होंगे? रियल। 2 1, तो 2 इज >
1/4 ट्रू है ये, यानी इसके कैसे रूट्स होंगे? नो रियल रूट्स। 2 4/4 कैसे रूट्स होंगे? ट्रू है ना, नो रियल रूट्स। बॉक्स वाले नो रियल रूट्स हैं, बॉक्स वाले नो रियल रूट्स हैं। 9/4 फॉल्स हो गया, रियल रूट्स होंगे। 4 16/4 2 ग्रेटर देन 4 मतलब रियल रूट्स। 3 1/4 ट्रू मतलब नो रियल रूट्स। 3 4/4 3 ग्रेटर देन 1 ट्रू, नो रियल रूट्स। 3 और 3 का स्क्वायर 9/4 2 पॉइंट समथिंग। 3 तो बड़ा ही आएगा। 3 का स्क्वायर 3 इज ग्रेटर देन 4 का स्क्वायर बाय 4। 3 ग्रेटर देन 4 फॉल्स। तो रियल रूट्स 4 1/4 ट्रू, नो रियल रूट्स। 4 4/4 ट्रू, 4 9/4 ये भी ट्रू, नो रियल रूट्स। और 4 16/4 ये तो फॉल्स हो गया। इक्वल टू होता है ना, तो ग्रेटर तो नहीं होता, फॉल्स तो रियल रूट्स। अब गिनो क्रॉस कितने पे लगा? 1 और 2 3 और 3 6 और 3 9। इसका मतलब 9 इक्वेशंस कैसी होंगी? नो रियल रूट्स की। 16 क्या थी टोटल, तो रिमेनिंग कितनी बची? 7 इक्वेशंस कैसी होंगी? रियल रूट्स की होंगी 16 में से। तो उसने पूछा था नंबर ऑफ इक्वेशन हैविंग रियल रूट्स, तो हमारा आंसर कितना आएगा? नंबर ऑफ इक्वेशन हैविंग रियल रूट्स पूछा था ना उसने, तो इसका आंसर होना चाहिए 7 रियल रूट्स है, नो रियल रूट्स वाले 9 है। वो सब ये फाइनल ठीक है। अब हमने सारे चेक करके ही करे हैं ना। तेरा डाउट कौन सा था इनमें? ये डाउट था, हो गया अभी क्लियर? इसका शॉर्टकट, इसका दूसरा मेथड भी है। ये तो हमने सब चेक करके देखे ना, इसका शॉर्टकट भी है डेफिनेटली। पेपर में ऐसा थोड़ा करेंगे हम। इसका शॉर्टकट बताऊं? शॉर्टकट बताऊं इसका? लेकिन बात हुआ है ना, अभी तुम इतना कर नहीं पाओगे वो ना। आगे क्वांटिटी कौन सा था ये क्वेश्चन? इसका आंसर बी होना चाहिए। 14th का आंसर ए है, बट मेरे अकॉर्डिंग आंसर है रियल रूट्स का। इसने 10 दे रखा है, मेरे हिसाब से 7 आंसर आएगा। तो बी ऑप्शन होना चाहिए इसका, 10 नहीं होना चाहिए। ठीक है, हाँ इसी का कंफर्म कर देता हूँ मैं शॉर्टकट, या दूसरे तरीके से कराता हूँ इसी को। ax² + bx + 1 = 0। तो b² माइनस का 4 × a है ना, यही बन गया। ये क्या चीज़ आ गई? ये डिस्क्रीमेंट आ गया, b² - 4a। अब b² - 4a ये क्या होना चाहिए? अच्छा a और b दो के अंदर है ना इनइक्वलिटी, ये भी प्रॉब्लम है। एक में होती तो हम कुछ यूज़ भी कर सकते थे। b² - 4a ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में कैसे रूट्स होंगे इसके? रियल रूट्स, यानी b का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4a। नंबर ले सकते हैं हम क्या? 1 2 3 4। हाँ तो वही बात है कि चेक ही कर सकते हैं यहाँ से। b का स्क्वायर 4a से बड़ा, y² और 4x वाली लाइन देखो, x = y²। अगर मैं b की वैल्यू 1 ले लेता हूँ और a की वैल्यू 1 ले लेता हूँ, तो ये क्या आएगा? 4 × 1 = 1 है ना। 1 ग्रेटर देन 4 क्या हो जाएगा? फॉल्स। कल तेरी चीटिंग नहीं कराऊंगा मैं, ध्यान रखियो। 1 ग्रेटर देन इक्वल टू, क्वाड्रेटिक तो करेगा ना तूने? 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा? फॉल्स हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर 2 लेता हूँ,
वैसे ना वही है, 16 वैल्यूज़ जो हमने यहाँ पर निकाली हैं उन वैल्यूज़ को यहाँ पर क्या कर लें, एक एक करके चेक कर लें, तो वही काउंट हो जाएंगे कि कौन से रियल हैं और कौन से नो रियल रूट्स हैं। ठीक है, और सेम आंसर आएगा, कर लेना, वही आएगा 7 और 9 के हिसाब से जो हमने निकाला था। और कौन सा डाउट था? अब इसके बाकी तो मैं नहीं करा रहा भाई, बहुत लेंथी हो जाएंगे। ये कौन सा क्वेश्चन था? 14 था। 15 देख लें एक बार। नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग रियल रूट्स एंड विच डू नॉट चेंज बाय देयर स्क्वायरिंग, विच डू नॉट चेंज बाय स्क्वायरिंग देयर रूट्स इज। ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिनके रियल रूट्स हैं ax² + bx + c = 0। ये भी डाउट होगा मेरे ख्याल से, है ना? ये था ना डाउट। नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग रियल रूट्स, रियल रूट्स होने चाहिए और जो डू नॉट चेंज बाय देयर स्क्वायरिंग। किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं 1 और 1, तो अल्फा भी 1 है और बीटा भी 1 है। अगर मैं इसके रूट्स की स्क्वायरिंग कर दूं तो जो न्यू इक्वेशन बनेगी वो सेम ही बनेगी, है ना? तो कंफाउंड एक इक्वेशन तो होगी जिसके रूट्स क्या हुए 1 1, तो उसके स्क्वायरिंग करते रूट्स की इक्वेशन चेंज नहीं होगी। अगर रूट्स 0 0 हुए तो अभी स्क्वायरिंग कर दूं चेंज नहीं होगी, 2 इक्वेशंस होगी। अगर रूट्स 1 0 हो गए और स्क्वायरिंग कर दूं चेंज नहीं होगी। 0 1 और 1 0 एक ही बात नहीं होगी, 0 1 और 1 0 एक ही बात होगी। -1 -1 स्क्वायरिंग करूंगा तो चेंज हो जाएगी, -1 0 स्क्वायरिंग करूंगा तो चेंज हो जाएगी। बस 3, और तो नहीं लग रहा मेरे को। तो इसका आंसर 3 होना चाहिए। 15 का आंसर सी। इसने दे रखा है 2, इसने ये वाला हटा रखा है, 0 0 हटा रखा है, इसने ये लिया हुआ है 1 1 और 1 0, बाकी 3 होगा। 0 0 भी ले सकते हैं, इक्वेशन बन जाएगी x² = 0। इसके दोनों रूट्स क्या आएंगे 0 0, स्क्वायरिंग कर दो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। x4 = 0 सेम, मतलब यहाँ से रूट्स का स्क्वायर कर देंगे तो सेम इक्वेशन कौन साइड 3 आएगा इसका आंसर। रियल रूट्स होंगे डू नॉट चेंज बाय देयर स्क्वायरिंग, और उसके रूट्स उसकी स्क्वायरिंग से चेंज नहीं होंगे। 1 1 0 0 और 1 0, 1 0 या 0 1 एक ही बात है। 16th को और कौन सा था डाउट? पहले तेरे डाउट ही कर लेते हैं। और कौन सा था आगे किए नहीं क्या कंप्लीट? इसके 32 क्वेश्चंस हैं। ये साइन अल्फा कोस अल्फा वाले तो करने नहीं, अभी ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है ये, ठीक है? मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है कराने में, तुम्हें दिक्कत होगी करने में। 2ab + bd × x + c² + d² = 0। उसने बोला इसके कोई रियल रूट नहीं है, इट हैज़ नो रियल रूट्स। तो हमें बतानी है कंडीशन क्या होगी। नो रियल रूट्स है तो d क्या कहोगे? <0। d होता है b² - 4ac <0। क्या हो जाएगा? 4a² b² + b² d² + 2ab² × d -4a² + b² × c² + d² = 0। उस वैल्यू पुट कर दी जो थी, उसका स्क्वायर कर दिया। 4 तो कॉमन निकल जाएगा और 4 0 की डिवाइड में चला जाएगा। इनकी मल्टीप्लाई कर, ये तो ठीक है, बस वहाँ से मल्टीप्लाई कर दो। a² b² b² d² 2ad b² a² c² a² d² b² c² और b² d²। क्या किया? आपस में मल्टीप्लाई कर दी। अब कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, b² d², और कुछ कैंसिल हो रहा है। तो a² b² - a² c² - a² d² b² c² + 2ab² d = 0। अब देखें इसने क्या कर रखा है। यहाँ a b c d में है तो यहाँ a c होना चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ, ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट गलत है, तो तुम्हारे पास यहाँ पर c होना चाहिए। तो यहाँ पर c होगा तो क्या बनेगा? a² c² b² d² 2ab c d आ जाएगा। अब यहाँ ac² तो ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ 2ab c d हो जाएगा।
ठीक है, तो अब ये चीज़ क्या बन जाएगी, ये चीज़ बन जाएगी 2abcd माइनस ए स्क्र डी स्क्र माइनस बी स्क्र सी स्क्र लेस देन 0। माइनस को अगर हम कॉमन निकाल लें तो क्या आएगा, ए स्क्र डी स्क्र प्लस बी स्क्र सी स्क्र माइनस का 2abcd। माइनस कॉमन निकाल लिया मैंने। अब माइनस से बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि ए स्क्र डी स्क्र प्लस बी स्क्र सी स्क्र माइनस 2abcd। अब ये जो इनइक्वालिटी है वो क्या हो जाएगी, ये माइनस हटाएंगे तो ग्रेटर 0, और ये वाली क्वांटिटी क्या हो जाएगी, AD माइनस BC का ग्रेटर देन 0। अब इस ये क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि AD माइनस BC खुद ग्रेटर देन 0 होगा, इसका मतलब AD ग्रेटर देन BC होगा। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि AD माइनस BC लेस 0 होगा, तब भी सही है। ठीक है, तो ये तो AD BC से बड़ा हो या AD BC से छोटा हो, दोनों ही सही हैं। तो तुम्हें ये क्वेश्चन का आंसर इसमें ऑप्शन ये ऐसे नहीं दे रखे होंगे, कौन सा था ये, हाँ। तो अल्टीमेटली इन दोनों बातों से क्या कह सकते हो कि AD BC के इक्वल नहीं होगा, कह सकते हो ना, AD BC से बड़ा होगा या BC से छोटा होगा। तो यानी कि नो रियल रूट्स में इक्वल नहीं होगा, और यही क्वेश्चन में भी पहले किया था, तो रियल रूट्स में क्या आया था, वो इक्वल आ गया था, तो इसका आंसर नॉट इक्वल वाला आएगा, यानी कि डी ऑप्शन होगा, 16 का डी है। ठीक है, सम ऑफ द रूट्स 17th, सम ऑफ द रूट्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज लैम्डा इंटू 2x माइनस 1 इज 0। इसके रूट्स का सम 0 है, रूट्स का सम 0 आएगा मतलब क्या हो गया, b 0 होगा भाई। रूट्स अल्फा बीटा है और उनका सम 0 है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन रहता है, तो माइनस बी इज 0, तो b कितना आएगा 0। अगर रूट्स का सम 0 आ रहा है तो वो रूट्स ऑपोजिट इन साइन एंड इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगे, और बताया था उस केस में b 0 होता है। तो अब इस केस में इसका b 0 कर दो, b मतलब कोफिशिएंट ऑफ x, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x लैम्डा प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। क्या किया, 2 लैम्डा एक्स मल्टीप्लाई करके माइनस में ले गए, और माइनस लैम्डा उधर जाके प्लस हो गया। एक्स का कोफिशिएंट कौन है, एक्स का कोफिशिएंट अभी पहले इकट्ठा करो, एक्स स्क्वायर दोनों में से कॉमन निकाल लो माइनस एक्स, अंदर क्या बचा 1 प्लस 2 लैम्डा, यहाँ 1 हो गया और यहाँ 2 लैम्डा, बीच में प्लस क्योंकि माइनस कॉमन निकाल लिया। तो अब इसका कोफिशिएंट ये वाला 0 कर दो, तो देयरफॉर 2 लैम्डा प्लस 1 किसके इक्वल आ गया, 2 लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू, तो आंसर कितना आ गया, लैम्डा इज माइनस, यानी कि सी ऑप्शन होगा 17th का। 18th, x इक्वल टू 1 कॉमन रूट है, ये क्वेश्चन दोबारा आ गया, ax स्क्वायर प्लस ax प्लस 2, x इक्वल टू 1 कॉमन रूट है, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 प्लस b, अभी कराया था, क्या वैल्यू आई थी, क्या वैल्यू आई थी, a इंटू बी प्रोडक्ट निकाला था हमने, क्या वैल्यू आई थी, अभी किया था हमने क्वेश्चन, ये 3 वैल्यू आई थी, माइनस 3/2 इंटू माइनस 2, यहाँ पर x को 1 डाला तो 2a प्लस, अच्छा यहाँ चेंज, यहाँ 3 था शायद से ना, अब 2 कर दिया इसने यहाँ, तो आंसर चेंज कर दिया, कोई बात नहीं। चलो x को 1 डालो, क्या बना 2a प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 2/2 माइनस 1, अभी यहाँ पर 1 डालो b प्लस 2, तो b की वैल्यू कितनी आ गई -2, इस बार a b की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1 इंटू, तो आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, क्वेश्चन सेम है। इसके बाद c की वैल्यू बतानी है, अगर इसके इक्वल रूट्स हैं, ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी इक्वल टू 0, 19th क्वेश्चन है, किसकी वैल्यू बतानी है, c की, इक्वल रूट्स है, तो 4b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होगा, 2b का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए इंटू सी इक्वल टू 0, इसका मतलब 4b स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, 4ac के, 4 से 4 कैंसिल, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, b स्क्वायर बाय ए, तो ये इसका आंसर आ जाएगा b स्क्वायर बाय ए, दैट इज ए ऑप्शन 19th क्वेश्चन का। बी ऑप्शन, बी जो है 20th क्वेश्चन करते हैं, 19th का ए ही है आंसर। इसके बाद 20th, एक्स स्क्वायर प्लस के इंटू 4x प्लस के माइनस 1 प्लस 2 इक्वल टू 0, इसके इक्वल रूट्स हैं, तो k की वैल्यू बतानी है, k की वैल्यू फाइंड करनी है, रूट्स कैसे हैं इसके, इक्वल रूट्स हैं, तो क्या करेंगे, पहले तो उसकी मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर प्लस 4kx प्लस के स्क्वायर माइनस के प्लस 2, अब b स्क्वायर यानी कि 16k स्क्वायर माइनस या इक्वल टू 4ac करो, इक्वल रूट्स में क्या करते हो 4a1, और c की वैल्यू कितनी है, के स्क्वायर माइनस के प्लस 2, सॉल्व करो इसको,
16k² इक्वल टू 4k² माइनस का 4k प्लस का 8, ये माइनस आया तो 12k² हो गया, प्लस का 4k हो गया और माइनस का 8 हो गया, कॉमन निकल गया 4, तो 3k² प्लस का k माइनस का 2। अब यहाँ से 3k² प्लस का 3k माइनस का 2k फैक्टर बन गए, दोनों में से 3k कॉमन आ गया, k प्लस 1 बचा और माइनस का 2 कॉमन आ गया, k प्लस 1। अब यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ गई, -1 और -1 और 2/3, ठीक है। ये कौन सा क्वेश्चन था, 21, तो इसका आंसर क्या है हमारा 20th था, तो इसका आंसर आ रहा -2/3 और 2/3 का -1 इन बी ऑप्शन, तो 20th का बी ही है, ठीक है भाई। इसमें 32 हैं, 10-12 रह गए, कर लेना, जो डाउट है फिर नेक्स्ट टाइम पूछ लेना। NCERT एग्जाम्पलर से नहीं करिए और ये भी देख लेना, और भी डाउट है।